तो डियर स्टूडेंट, आज हम चालू करने जा रहे हैं जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट के पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। और जो मैं आपके सामने पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जेईई मेन 16 मार्च यानी 16 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 है ना। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द टफेस्ट, मैं अगर बोलूँ तो टफेस्ट, और ये कह सकते हैं कि लेंदी पेपर जो है आई हैव एवर सीन इन जेईई मेन स्पेशली, है ना। जेईई मेन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पेपर बहुत लेंदी था और कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा टफ थे। इस तरह का पेपर जो है वो जनरली जेईई मेन में नहीं आता है ना। ओके, और ये आप लोगों को बता दूँ, ये हम लोग मोशन के अंदर, हमारी पूरी टीम है मैथ्स के डिपार्टमेंट में अंदर, ठीक है। आपको पता ही NS सर हैं, हमारे HOD हैं, मैं माई सेल्फ AA सर, ठीक है, अर्जुन सर हैं, विपिन सर हैं, जैन सर हैं और पवन सोनी सर हैं, राइट। और हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा डिस्कशन है वो आपके सामने लेकर आए हैं। 16 मार्च को जो भी पेपर हुआ था उसका, 17 मार्च को जो भी हुआ था और 18 मार्च को जो भी पेपर हुए हैं उसके डिस्कशन हम आपके सामने एक एक करके ला रहे हैं। ओके, चलिए, हाँ, तो आज पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मार्च अटेम्प्ट का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए पेपर। चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। EXP का मतलब क्या है बेटा, EXP का मतलब होता है ई की पावर p, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ई की पावर में, ठीक, EXP का मतलब ई की पावर में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ई की पावर में है ना। जब ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है ई, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ लॉग और फिर लिखा हुआ है ना, ये ऐसे इसका मतलब ये है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ से उठ के इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर में, है ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक। और ये बन जाएगा 2 की पावर में, सारा का सारा जो उठ के जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना एज इट इज़, ये जो चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ पर थी, ठीक है, ये उठ के पावर में गई, ये आ जाएगा, ठीक है। ई, और आपको पता है ई की पावर ln x मैथ्स में x होता है, ई की पावर ln x मैथ्स में x होता है, ठीक है ना, ई की पावर ln x मैथ्स में x होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 की पावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 की पावर, राइट। तो अब आगे चलते हैं, देखिए ये एक्सप्रेशन 2 की पावर में कन्वर्ट हो गया, जो मैंने आपको पीछे समझाया, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन 2 की पावर में कन्वर्ट हो गया। अब इधर आ जाइए, ठीक। इसका अगर हम मॉड निकालेंगे, आपको मॉड पता ही क्या होता है, मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे 25 इंटू 7 अपने 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 प्लस 81 है ना, 175 प्लस 81 जो भी आएगा, 172 55 जो भी आएगा, है ना, आ जाएगा। तो इसका आप देखिएगा कितना बन जाएगा, मैं आपको बताऊँ, इसका अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 256 आएगा। 256 का अंडर रूट कितना होगा, 16 आ जाएगा, राइट। तो अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 16 आएगा, तो ये बन जाएगा log 16 रूट 2, राइट। ये बनेगा log 16 रूट 2 टू द बेस रूट 2, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई भाई, ये चीज़ अपने पास क्या बनेगी, ये बनेगी रूट टू की पावर 8, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 8 बन जाएगा और 8 को मैथ्स में लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्लियर। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन में किया मैंने आपको समझाया, पहली बात ई से ln खत्म हो जाएगा, 2 की पावर बचेगा, वो हमने लिख दिया, 2 की पावर बचा, ठीक है। और ये 2 का क्यूब यानी 8 बचा, राइट, ये बच गया। अब चूंकि दोनों तरफ बेस सेम है, मैथ्स कहते हैं कि जब दोनों तरफ बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन द बेस बोथ साइड सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों पावर्स को हमने कंपेयर कर लिया, तो ये आ जाएगा, कर लिया। साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसका मतलब साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। मैथ्स कहती है अगर कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, सबको एक तरफ ले आइए, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये आएगा, और इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आपके फैक्टर्स ही आएंगे। आगे यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ सोचने वाली है, वो ये है बेटा कि मॉड z+2 जो है एक पॉजिटिव टर्म है ना, मॉड z+2 एक पॉजिटिव टर्म है, और किसी भी पॉजिटिव टर्म के होने से सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, अल्टीमेटली मुझे मिलेगा मॉड z -3 > 0। तो यहाँ से आएगा मॉड z > 3, यानी मॉड z की मिनिमम वैल्यू 3 है, मॉड z की मिनिमम वैल्यू 3 है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ताबड़तोड़ नहीं, हाँ, पर जेईई मेन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहली बात इसको सॉल्व करना, ठीक है, किस तरह से सॉल्व किया गया। उसके बाद ये तो एक सिंपल सा पार्ट था ही, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मॉड z > 3, यानी मॉड z की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
देखिए ये क्वेश्चन जो है एडवांस में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसकी कॉपी की गई है। एज इट इज़ ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आ चुका है और उसकी कॉपी की गई है, सिर्फ डाटा चेंज किए गए हैं। ठीक है, जो एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे उन्होंने G'5 - G'1 पूछा है, उन्होंने F'(n+½ -n करके कुछ पूछा था, तो क्वेश्चन एडवांस का कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए क्या करना है ना। देखिए fx+1 किसके बराबर है, xfx के बराबर है। अच्छा gx किसके बराबर है, log fx के बराबर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि gx जो है वो log fx के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, gx log fx के बराबर है। ठीक है, तो gx+1 कितना आ गया भाई, तो gx+1 जो आएगा बेटा वो आएगा log fx+1, log fx+1 ये आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, देखिए fx+1 xfx के बराबर है, तो gx+1 बराबर कितना आ गया बेटा, log fx+1 आ गया। अच्छा fx+1 किसके बराबर, इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा, इसको हटाकर मैं लिखूंगा xfx, इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा xfx। ठीक है, तो log xfx क्या होगा, log x + log fx, है ना, ये तो होगा भाई। इसको हटाकर मैं xfx लिखूंगा तो ये आएगा log x + log fx। ये चीज़ क्या है बेटा, ये gx है, ये चीज़ क्या है, gx है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन गई, gx बन गई, तो gx+1 - gx बराबर क्या आ गया बेटा, log x। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। जिस बच्चे ने ये कर लिया उसका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या, अरे gx+1 - gx बराबर log x आ गया, और आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है भाई, आपने मुझसे पूछा है g'' कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। ठीक है, तो gx+1 - gx = log x आ गया, इसको अब मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार, 2 बार। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का पहली बार करेंगे 1/x और सेकंड टाइम करेंगे तो -1/x²। राइट, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको चाहिए G'5 - G'1, तो एक बार x की जगह 1 रखिए, एक बार x की जगह 2 रखिए, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखा है, यहाँ पर x की जगह 2 रखा है। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर x की जगह 3 रखने पर आया है ना, ये एक्सप्रेशन x की जगह 4 रखने पर आया है। रख लिया हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर x की जगह 1 रखा, x की जगह 2 रखा, x की जगह 3 रखा, x की जगह 4 रखा, ये रखते गए, ये एक्सप्रेशन आते जा रहे हैं। क्लियर, अब सबको ऐड कर दो। क्या करेंगे, ऐड। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, और इससे ये कैंसिल होगा। समझ में आ गया, सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 एक्सप्रेशन आपके बचेंगे। वो 2 एक्सप्रेशन कौन कौन से बचेंगे, एक तो बेटा ये बचेगा और एक आपके पास ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो सबको ऐड करना था, सबको क्या करना था, ऐड करना था। जब आप सबको ऐड करोगे तो 2 एक्सप्रेशन बचेंगे, एक तो ये बचेगा, ठीक है, और एक ये बचेगा। क्लियर, तो ऐड कर देते हैं, कितना आया, तो ऐड करने पर आएगा, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने पर ये आ जाएगा। इन सब की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी ये, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन मॉड लगाना था क्वेश्चन में, क्या लगाना था, मॉड। कैसे लगाना था, देखिए उसने क्वेश्चन बोला था मॉड लगा रखा है, तो जो वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू सॉल्व करने पर जो भी आएगी उसका क्या ले लेंगे, मॉड। ठीक है, तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो बेटा इसका मॉड लेंगे, मॉड लेने पर आंसर आएगा ये। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 205/144, 205/144, तो ये आपका आंसर। चलिए, ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू सवाल, जैसे कहते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन का गिफ्टेड क्वेश्चन है, ये आपको गिफ्ट कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल। कैसे करेंगे, देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ये है ना, हम लोग एक फॉर्म पढ़ते हैं मैथ्स में, dy/dx + py = q, है ना, हम एक फॉर्म पढ़ते हैं dy/dx + py = q, राइट। तो बता p कौन है, p हो गया tan x, ठीक है, q कौन है, q हो गया sin x। ओके, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए IF निकालते हैं। IF का जो फॉर्मूला होता है बेटा मैथ्स में, वो होता है IF = होता है e⁻∫ p dx, इंटीग्रेशन p dx, राइट। तो p कितना है बेटा, p कितना है, tan x, p कितना है, tan x। तो IF निकालूंगा इस फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा। क्लियर, tan x कंडीशन हम सब जानते हैं, ln sec x होगा, मॉड आएगा, लेकिन मॉड हमने लगाया नहीं है। उसका रीज़न है ln mod sec x आएगा, लेकिन रीज़न है कि 0 से π/3 दे रखा है, और चूंकि x 0 से π/3 दे रखा है, इसलिए मुझे sec पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर हम ln sec x लिखेंगे, e से ln खत्म, sec x आ गया, तो ये आपका IF आ गया। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका IF आने के बाद उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ q × IF dx। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आप निकाल चुके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद y × IF, IF कितना है, sec x = इंटीग्रेशन q कितना है, sin x × IF, IF कौन है, sec x, ठीक है। तो sin x × sec x क्या बन गया, tan x बन गया। tan x कंडीशन आप लोगों को आता ही है, तो tan x कंडीशन करेंगे ln sec x
और ये बन गया। क्लियर? अच्छा, सी निकालने के लिए उसने एक डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है बता देता हूँ। y0 = 0। y0 = 0 का क्या मतलब है भाई? y0 = 0 का मतलब है x = 0 पर y की वैल्यू 0 है। x = 0 पर y की वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ दुनिया में x आ रहा है वहाँ पर 0 रखेंगे, दुनिया में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर 0 रखेंगे, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। और c की वैल्यू 0 आने का मतलब है, c की वैल्यू 0 आने का मतलब है फंक्शन मुझे मिल गया एंड दिस इज माई y। ये मुझे y मिल गया ना, बस y मिल गया। उसके बाद क्या पूछा उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में, सिंपल सी चीज़ पूछी है उसने। क्या पूछी है उसने? y π/4 पूछा है। y π/4 का मतलब क्या हुआ? x = π/4 पर y की वैल्यू क्या होगी? x = π/4 पर y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, x = π/4 पर y की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह π/4 रख दीजिए, तो जो y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बोलूँगा ईजी है, नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन है, सारे बच्चे करके आए होंगे, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहा हो चाहे कैसे भी तैयारी कर रहा हो, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 438 ऑन द लाइन L1 इज 357। इस बात का मतलब समझो पहले। देखो वो कहता है इस पॉइंट से मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आया। मतलब क्या हुआ भाई? अरे भाई ये मतलब है ये लाइन मेरी L1 है, ठीक है, आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला। वो पॉइंट क्या है भाई? वो पॉइंट है 438। जब आपने लाइन से परपेंडिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला लाइन पर, तो ये पॉइंट आया 357। तो पहला और कॉमन सेंस वाला पॉइंट। अरे भाई जब आपने लाइन पर परपेंडिकुलर डाला किसी पॉइंट से, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है भाई? ये वो पॉइंट है जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 357 क्या करेगा बेटा? 357 किस पे लाई करेगा? 357 इस लाइन पर लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 357 को लाइन पे लाई कराएंगे। तो x की जगह 3 रखना है, y की जगह 5 रखना है और z की जगह 7 रखना है। तो चलिए रखते हैं। आइए देखिए 357 लाई ऑन गिवन लाइन। तो x की जगह 3 रखना है, y की जगह 5 रखना था और z की जगह 7 रखना था। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे। तो 7 - b/4 = 1, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - a/l = 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई। अभी भी अननोन 2 हैं हमारे पास। कितने अननोन बाकी हैं? 2 अननोन बाकी हैं। कौन कौन से हैं वो 2 अननोन? एक तो a अननोन बाकी है, एक l अननोन बाकी है। तो अब क्या करें भाई? तो अब क्या करना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक, लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, आप देखिए क्या करना है। अब एक चीज़ सोचना प्रैक्टिकली। ठीक, प्रैक्टिकली ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके dr निकल जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे सर। इसके dr क्या होंगे? drs ऑफ AB है ना, drs ऑफ AB। अगर आप मुझसे पूछोगे AB के dr क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा भैया 1 होंगे, -2 होंगे और 1 होंगे। ये उल्टा बोल सकते हैं है ना, -1, 2 और 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लाइन के पैरेलल के dr क्या है? लाइन के पैरेलल के dr, इस लाइन के पैरेलल के dr कितने हैं? L34। लाइन के पैरेलल के dr कितने हैं? L34। ठीक है, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो क्या होगा? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होगा। इसीलिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। ठीक है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 कर दीजिए। तो करते हैं, आइए। तो मैंने ये काम किया है, हमने drs लिखे हैं। drs लिखने के बाद AB परपेंडिकुलर टू लाइन L1 है, तो इसका मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 हमने 0 किया है। और a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 करने पर L निकल कर आया है 2। क्लियर? तो L आ गया भाई। अच्छा L आ गया तो क्या हुआ? L आ गया, B पहले आ चुका था, L आ चुका है तो A आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? A2, L की वैल्यू 2 रख देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे A मिल चुका है, मुझे B मिल चुका है, मुझे L मिल चुका है, यानी मुझे तीनों अननोन मिल चुके हैं। और अगर मुझे तीनों अननोन मिल चुके हैं तो इसका मतलब भैया इसकी इक्वेशन आ गई। इसमें नॉन A था, ये आ गया, अननोन B था, वो आ गया, अननोन L था, वो भी आ गया, लाइन L1 मेरी पूरी आ गई। और अगर लाइन L1 मुझे पूरी पता है और लाइन L2 मुझे पूरी पता है, ठीक है, तो दो लाइन्स के बीच में, अगर दो स्क्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो मेन था वो तो ये निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी निकालने के बाद क्या करेंगे? निकालने के बाद देखिए, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? दो लाइन्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1 है ना, B1 B2 बॉक्स और यहाँ आता है मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, उस पूरे का मॉड। ठीक है, उसका रीज़न है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। हमको डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा A2 - A1, A1 A2 क्या है? A1 A2 लाइन्स पर पॉइंट है। A1 A2 क्या है? लाइन्स पर पॉइंट है। ठीक है ना, जैसे इस लाइन पर पॉइंट कौन सा है भाई? इस लाइन पर पॉइंट है A2 और B, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इस लाइन पर पॉइंट कौन सा है? 2 4 और 5, वो ऑलरेडी पता है।
अच्छा B1 क्या है, B1 है L34, B2 क्या है 3 4 5, तो सब तो पता है आपको, है ना। A1 A2B A2 2 4 5, B1 L34, B2 3 4 5, ठीक है। ये सब रख दीजिए, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमने निकाला है, ये बॉक्स है बेटा, बॉक्स है ना, बॉक्स का मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, वो हमने निकाल के दिया है। तो देखिए मैंने डिटर्मिनेंट निकाल के दिया है ना। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये डिटर्मिनेंट है, किसका डिटर्मिनेंट है, इसका, ये बॉक्स का, है ना, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 आपको निकालना आता ही है, तो B1 क्रॉस B2 आप निकाल लेंगे और लास्ट में इसका मॉड ले लीजिए, तो आंसर आएगा 1/√6, ठीक है। पर लेंदी है, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में भी डेफिनेटली टाइम लगा होगा। इस क्वेश्चन पर आइए, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है पर ठीक है, इसको हम जल्दी करेंगे। कैसे, देखिए उसने बोला XYZ बी एन आर्बिट्री पॉइंट लाई ऑन अ प्लेन P विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। कैसे, देखिए ये मेरे पास प्लेन है ना, क्लियर। अब ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कौन कौन से 3 पॉइंट है, देखिए मैं बताता हूँ। X ये है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। लीजिए अभी पास करते हैं अपन। कौन कौन से पॉइंट हैं वो, 42 0 0, ये पॉइंट कौन सा है 0 42 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है 0 0 और 42, ठीक है। तो आपको पता ही इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये कितना आएगा बेटा, x/42 प्लस y/42 प्लस z/42 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 42, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 42 आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब देखो क्या होगा। अब आपने देखो यहाँ पर 3 चीज़ें रखी हैं उसने। वैसे तो आपको सही बताऊँ तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए, क्योंकि आपसे उसने बोला लेट XYZ बी एन आर्बिट्री पॉइंट। भाई तो कोई भी पॉइंट मानूंगा ना यार, मैं कोई भी पॉइंट मान लूंगा। इस प्लेन पर मुझे पॉइंट लेना है, बस ऐसा होना चाहिए कि उसका सम जो है 42 आ जाए। तो मैंने किया है इसको। पहले मैं मेथड नंबर 2 समझाता हूँ, फिर मेथड नंबर 4 समझाऊंगा। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, देखिए। अब देखिए मैंने क्या मेथड लगाया इसमें। जब मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है तो मैं ऐसे पॉइंट्स लूँगा जो इनके नज़दीक होंगे, इन नंबर्स के नज़दीक होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन मेरी आसान होगी। उसने बोला XYZ इज एन आर्बिट्री पॉइंट, तो कोई पॉइंट लूना यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, x हमने 10 लिया, y मैंने 21 लिया, z मैंने 11 लिया। पॉइंट मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान रहे, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। इन तीनों का सम 42 आ रहा है, यस आ रहा है। इसको उठा के रख दीजिए क्वेश्चन में, खत्म, आपका आंसर 3 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप इस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करें ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। तो आंसर इज 3, राइट। अब आते हैं प्रॉपर मेथड पर। चलिए तो प्रॉपर मेथड की बात करते हैं भाई। प्रॉपर मेथड क्या कहता है, हमने प्लेन की इक्वेशन लिख ली है। अब मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, x-11 नज़र आ रहा है, y-19 नज़र आ रहा है और z-12 नज़र आ रहा है। तो मैंने 42 को 11, 19 और 12 3 पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है। मैंने 42 को 3 पार्ट्स में तोड़ा, 11, 19 और 12 में तोड़ लिया। तो मैंने क्या किया, देखिए आगे। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया 42 को, 11 इसके साथ लगाया, 19 इसके साथ लगाया, 12 इसके साथ लगाया। इसको मैंने A बोला, इसको मैंने B बोला, इसको मैंने C बोला। तो मैथ्स कहती है A प्लस B प्लस C 0 हो गया, A प्लस B प्लस C 0 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपने इसको तो A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए अब। तो क्वेश्चन बन गया बेटा ये क्वेश्चन बन गया अब आपका, बन गया, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इस x प्लस वाई प्लस जेड को हटाकर हमने 42 लिखा है, इस x प्लस वाई प्लस जेड को हटा के हमने 42 लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। चलिए तो ये 14/42 3 आ गया, ओके। अब इस वाले पार्ट का आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इस वाले पार्ट का आप एलसीएम ले लीजिए, केवल यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। और जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a² b² और c²। तो पता क्या आएगा, a³ आएगा प्लस b³ आएगा प्लस c³ आएगा माइनस 3abc आएगा, ठीक। और जिन लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा हो उन्हें पता होगा कि मैथ्स कहती है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 होता है, ठीक है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ 0 हो गई, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा आंसर, खत्म। समझ में आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिए, काम खत्म, श्योर। तो अल्टीमेटली आंसर 3 आएगा। तो पर मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा मेथड नंबर 2 इज गुड। आप पॉइंट का सिलेक्शन करिए, उसने आर्बिट्री पॉइंट बोला है तो कोई भी पॉइंट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, ठीक है। ये ई की पावर में, ये भी ई की पावर में है, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको सोचिए, एक तो ई की पावर में है, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स है कि नहीं, बिल्कुल है।
और ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी -x+1 बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, आइए क्वेश्चन में। तो ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा बेसिकली, है ना, ये एक्सप्रेशन ये बन गया। अब इसको ब्रेक करेंगे, हम ये जानते हैं इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 0 से 1 है ना, +1 से 2 +2 से 3, ऐसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक, करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा 0 से 1 में बॉक्स क्या होगा भाई, 0 से 1 में बॉक्स 0 हो जाएगा तो खत्म, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा 1 से 2 में बॉक्स क्या होगा, 1 से 2 में बॉक्स 1 हो जाएगा तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा ना, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ, है ना, तो 1 यहाँ पर आएगा और ये 1 + 1 2 हो गया। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, फिर आप 2 से 3 चलेंगे, जब 2 से 3 में जाएंगे तो 2 से 3 में बॉक्स 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर 3 से 4 में 3, फिर 4 से 5 में 4, है ना, 5 से 6 में 5, इस तरह से हम रखते जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, जेईई मेन की तैयारी करते हैं तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। अब आप इसका कंडीशन कर लो, जैसे e⁻² - x कंडीशन हम कर सकते हैं, e⁻² - x कंडीशन होगा e⁻² - x अपॉन -1। ठीक, इस पर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या है 1 से 2। ठीक है, जब आप लिमिट रखेंगे तो ये आएगा -1, ठीक है, प्लस ई आ जाएगा, ये e-1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस बाहर लिख दिया उन्होंने, तो आप चाहो तो माइनस बाहर मत लिखो, -1 को अंदर ले जाओ तो ये माइनस अंदर ले जाने पर e-1 बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आप हर बार इंटीग्रेट करते जाओ, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे सबका इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट में लिमिट रखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 टाइम्स ऑफ e-1। ठीक, इस क्वेश्चन में अच्छा सिर्फ इतना था ताकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हम ब्रेक करते हैं, 0 से 1 में 1 0 हो गया, 1 से 2 में 1 हो गया, 2 से 3 में 2 हो गया, 3 से 4 में 3 हो गया, इस तरह से ब्रेक करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है वो -1 से 1 है ना, बी जो है वो 3 4 है और सी जो है वो 2 0 है, राइट। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं एक ट्राइंगल के अंदर है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे समझ लीजिए 3 पॉइंट हमारे पास है। ये ट्राइंगल आपको दे रखा है ना, ए -1, 1 है, ठीक है, बी कितना है भाई, बी 3, 4 है ना, और सी कितना है, सी अपने पास 2, 0 है। ठीक है, अब वो कहता है कि एक लाइन है y = mx इंटरसेक्ट लाइन AC एंड BC, है ना, वो AC और BC को इंटरसेक्ट करती है। कैसे इंटरसेक्ट करती है, P और Q पर ना, इसको P पर इंटरसेक्ट करती है, इसको Q पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, वो ये कहता है कि A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। A1 तो इस ट्राइंगल का एरिया है ABC का, वो तो हम निकाल ही लेंगे। जब किसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स पता होते हैं तो उसके एरिया में निकालना आता ही है, तो A1 तो हम निकाल ही लेंगे। लड़ाई किसकी है, A2 की। उसने एक रिलेशन दिया है कि A1 = 3A2, तो आप बताइए वैल्यू ऑफ M क्या होगी, राइट। देखिए अब करना क्या है, सबसे पहली बात क्वेश्चन की पिक्चर तो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन की पिक्चर देखो, क्वेश्चन की पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, बड़े वाले का। कैसे निकालेंगे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर हम A1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 13/2। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपके सामने A1 आ गया। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल की। दूसरे वाले ट्राइंगल में एक फाइट है, एक्चुअली हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे, पॉइंट P निकालना पड़ेगा और पॉइंट Q निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा पॉइंट P और Q, देखिए पॉइंट P निकालने के लिए मुझे इस लाइन को, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये y = mx है, ठीक है। तो y = mx लाइन को मुझे इस लाइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं AC की इक्वेशन लिखूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो मैंने क्या किया है ना, इक्वेशन ऑफ AC हमने लिखा है 2 पॉइंट फॉर्म से, ये लिखा, ठीक है ना। इस AC की इक्वेशन को मैंने y = mx के साथ सॉल्व किया है ना, मैंने AC की इक्वेशन को y = mx के साथ सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली बात है, 2 x और y में इक्वेशन है तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो x और y आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करने पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तब हमें पॉइंट मिल गया P, ठीक है। वो आपका काम है सॉल्व करना, वो आप कर लीजिएगा। इसी तरह से हम वापस गए, अब हम BC की इक्वेशन लिखेंगे। किसकी इक्वेशन लिखेंगे, BC की इक्वेशन किससे लिखेंगे, वापस 2 पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं BC की इक्वेशन लिखूंगा, ठीक। तो मैंने BC की इक्वेशन लिखी 2 पॉइंट फॉर्म से और उस इक्वेशन को मैंने वापस y = mx के साथ सॉल्व किया। जब मैं y = mx के साथ सॉल्व करूंगा तो पॉइंट Q मिल जाएगा, राइट। तो इस BC की इक्वेशन को मैं y = mx के साथ सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट मुझे Q मिल गया पॉइंट Q, राइट। तो क्या मुझे ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स मिल गए, बिल्कुल मिल गए। देखिए आप पीछे, हमें P पॉइंट मिल चुका है, यस। क्या हमें Q पॉइंट मिल चुका है, यस। क्या हमें C पॉइंट पता था, यस। जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट पता है तो उसका एरिया हम लिख सकते हैं। उस एरिया को उसने A2 बोला है, ठीक है। तो हमने क्या करा, वापस हमने ट्राइंगल का एरिया लिखा है, तीनों पॉइंट्स हमें पता थे तो उसका हमने एरिया निकाला है। और ये एरिया जो है उसने दे रखा था आपको कि A1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ A2 है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो A2 है वो A1/3 के बराबर है और A1 कितना है, 13/2, तो ये 13/6 के बराबर है। तो A2 वाले एरिया को 13/6 के इक्वल करना था, राइट। तो आपने जो एरिया निकाला है बेटा, ये जो एरिया है इसको आप 13/6 के इक्वल करेंगे और ध्यान रखना प्लस माइनस लगा लीजिएगा,
ठीक है, जब भी एरिया दे रखा होता है, वैसे हमने मॉड लगाया तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस लेकर, क्योंकि जब भी एरिया दे रखा होता है तो चूंकि एरिया मॉड में लेते हैं, इसलिए जब एरिया निकालते समय जब भी दे रखा हो ना एरिया, तो हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। तो अब ये एक क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस लेके हमने सॉल्व किया, जब पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व किया तो ये इक्वेशन मिली जिसका डी नेगेटिव आ रहा था, जिसका डी नेगेटिव आ रहा था, है ना, तो रिजेक्टेड हो गए, है ना, क्योंकि एम इमेजिनरी आ रहा था। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जब हमने सॉल्व की नेगेटिव साइन लेकर, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी, और जब ये इक्वेशन हमारे पास बनी तो यहाँ से हमें एम की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 1 मिलेगी, एक -4/15 मिलेगी, राइट। अब इसने क्वेश्चन में बोला था कि एम पॉजिटिव है, इसने क्वेश्चन में बोला था बेटा कि एम पॉजिटिव है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम पॉजिटिव है, देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम पॉजिटिव है, इसलिए हम एम की जो वैल्यू लेंगे वो एम की वैल्यू हम 1 लेंगे, राइट। तो आप देखिए कितना लंबा सॉल्यूशन है, मतलब इतना लेंदी सॉल्यूशन के, मतलब ये क्वेश्चन जेईई मेन के हिसाब से मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो पेपर सेटर है उसकी क्या सोच है एक्चुअली, है ना, इस तरह के क्वेश्चन देने से वो क्या करना चाहते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपने इसका एरिया निकाला, फिर इसका अपने पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स निकाल के फिर आपने दूसरे वाले का एरिया निकाला, उसके बाद कंपेयर करा आपने वो जो इक्वेशन दे रखी थी, और उसके बाद हमें एम मिला, और उसमें भी दो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है। अगर किसी बच्चे ने इससे प्लस लेके सॉल्व किया तब भी वो बर्बाद हो गया। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस, है ना, उसने बोला है कि एक फंक्शन डिफाइंड किया गया r -1 और 1 पर, ठीक है। इसके डोमेन में 2 पॉइंट नहीं आएंगे, एक 1 नहीं आएगा और एक -1 नहीं आएगा, बाकी सारे पॉइंट हम ले सकते हैं, राइट। तो उसने पूछा है कि वही फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग है यानी एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 करना है, तो आपने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर दिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, तो 3 पहले लॉग का करेंगे। आप ये ध्यान रखिए मैथ्स में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड एक्स, ये बात ध्यान रखिएगा, लॉग मॉड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x होता है, तो इसी फंडे को हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड एक्स जो होता है बेटा 1/x होता है। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले लॉग का करूंगा, तो लॉग मॉड एक्स का होगा 1/x, ठीक है ना। तो हमने इसी तरीके से डिफरेंशिएट किया 1/x, 1/x मतलब इसका उल्टा, 1/x मतलब इसका उल्टा क्या हो गया, x + 1/x-1 वो लिखा है। फिर अंदर वाले का करेंगे, इसका करेंगे u/v से, किससे करेंगे बेटा, u/v से। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया u/v से, तो u/v से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके साथ में आएगा, u/v से करेंगे, ठीक है। और 3 आपके पास एक्स्ट्रा था ही, 3 में तो मैंने कुछ किया नहीं, 3 तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता ही है, 1/x का क्या होता है मैथ्स में, ठीक है। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा मैथ्स में होता है वो -1/x² होता है, -1/x² होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर ही लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, आगे डिफरेंशिएशन, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2 आएगा, 3 पहले से था, 6 आ गया, है ना, ठीक है ना। तो 2/, हाँ, एक x + 1 से एक x + 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया ना, ये होगा ना भाई कैंसिल, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना, चलिए करेक्ट है, चलिए आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये आने के बाद जो जैसे x + 1 से एक x + 1 कैंसिल होगा तो x - 1 बचेगा, एक x + 1 बचेगा, यहाँ पर 2/x - 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो 2/x - 1 यहाँ से और 2/x - 1 यहाँ से कॉमन ले लिया गया, ये बचेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिला के कुल मिलाकर ये आ जाएगी, ये कैलकुलेशन पार्ट है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लॉग मॉड एक्स का 1/x होता है, ये दिमाग में रखते हुए आप डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद यू विल गेट दिस, ठीक है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद जो बच्चा समझदार है उसको क्या पता है, 2 पॉइंट निकलेंगे यहाँ से, एक तो -1 मिलेगा और एक यहाँ से हाफ मिलेगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट मिलेंगे, एक -1 मिलेगा और एक हाफ मिलेगा, ठीक है ना। -1 और हाफ मिलेगा, तो प्लस माइनस और प्लस आपको लेना था ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब प्लस वाला पार्ट लेंगे, तो प्लस वाला पार्ट हमने सेलेक्ट किया, तो आंसर आएगा -∞ से -1, -1 पर ओपन आएगा क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। हाफ से इन्फिनिटी, हाफ पर क्लोज आएगा क्योंकि ऊपर है पॉइंट, ठीक है। तो हाफ से इन्फिनिटी और -∞ से -1 पर ओपन आएगा, और आंसर में 1 नहीं आ सकता, आंसर में 1 नहीं आ सकता, ठीक है। आंसर में 1 नहीं आ सकता, क्यों नहीं सकता, क्योंकि x = 1 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो आंसर में 1 नहीं आ सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे हम फर्स्ट, राइट, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस मेड बाय द सर्कल इज 2√2 एंड 2√5। देखिए, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2√g² - c, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2√f² - c, ठीक है। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ ये होती है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ ये होती है, ठीक। अब ये जो लेंथ है ना उसने किसके बराबर दे रखी है, 2√2 के। ये जो लेंथ है ना वो किसके बराबर दे रखी है, 2√5 के,
क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो देखिए क्या कर रखा है, ठीक है। तो अच्छा, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2g का काम ए कर रहा है, तो g कितना हुआ बेटा, g हो गया a/2, है ना। 2f का काम कौन कर रहा है, 2f का काम 2a कर रहा है, तो f कितना हो गया बेटा, a, और c का काम c ही कर रहा है, ठीक है। बस अब काम खत्म। तो 2√g² माइनस c x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो g आपको पता है, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए, ठीक। तो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमने लिखा है 2√g² माइनस c, ये 2√2 के बराबर था, इसको सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह से y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है बेटा, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2√f² माइनस c 2√5 के बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो एक इक्वेशन ये आ गई बेटा और एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करना था, ठीक। जब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, मिल गई। अब आप सोचो c मिल गया, c की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, c की वैल्यू किसी में भी रखेंगे तो आपको a मिल जाएगा। a की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में साफ लिखा उसने a नेगेटिव है। इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत होती है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसने a नेगेटिव है, और a नेगेटिव है, इसका मतलब a की वैल्यू मैं -2 लूंगा, क्लियर। तो a मुझे पता चल गया, c मुझे पता चल गया, इसका मतलब मुझे सर्कल की इक्वेशन पता चल गई, क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन में 2 ही अननोन थे हमारे लिए, एक तो a अननोन था, एक c अननोन था, दोनों हमने निकाल लिए। तो चूंकि a और c हमने दोनों निकाल लिए तो सर्कल की इक्वेशन मेरे पास आ गई, दिस इज द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। चलिए अब क्या चाहता है वो आपसे, आगे बढ़ते हैं। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट टू द सर्कल, आपको इस सर्कल पर वो टेंजेंट है उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहली बात इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। और चूंकि ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है, दुनिया में कोई भी लाइन अगर सर्कल पर टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, ठीक है ना। सेंटर आपको पता ही है, सेंटर क्या होगा इसका, है ना, -a/2 और -a, ठीक है। तो हमने ये लिखा है, ओके, a हमने निकाल चुके हैं। तो p = r की कंडीशन में लगाई है, सेंटर आप जानते ही हैं, सेंटर की कंडीशन लगाएंगे तो आपके p = r लगाने से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और लैम्डा अगर निकल कर आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। लैम्डा का निकल कर आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आएगी, और टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बेटा ये आ गई। अब क्या चाहता है वो, आपसे क्या चाहता है, वो कहता है देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालनी थी। तो जो टेंजेंट हमारे पास निकल कर आई है उस टेंजेंट की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी थी, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो बेटा ये आई चुकी है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, बस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना आता ही होगा। तो ये 2x माइनस वाई प्लस माइनस √30 है ना, ये = 0 है, तो 0,0 से इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, √30 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √6। दिस इज द आंसर, राइट। चले, लेंथी है सारा क्वेश्चन, लेंथी है, इक्के दुक्के क्वेश्चन को देखा जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन पेपर के लेंथी हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट a डिनोट्स द इवेंट ए 6 डिजिट इंटीजर फॉर्म्ड बाय, एक 6 डिजिट इंटीजर हमें फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन बी डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन ये है कि वो जैसे अब एक 6 डिजिट नंबर बताना है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो नंबर 3 से डिविजिबल है, क्लियर। तो बस ठीक है, काम करते हैं। देखिए सबसे पहली बात 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो 6 डिजिट के लिए टोटल केसेस कितने बनेंगे, पहले टोटल केसेस की बात करते हैं। टोटल केसेस कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 7 डिजिट मेरे पास है, लेकिन पहले नंबर पर यहां पर मैं 0 नहीं ले सकता, तो पहले नंबर के लिए चॉइस कितनी है, 6, उनमें से कोई एक आ गया। पहले नंबर के लिए 6 चॉइस है मेरे पास, उनमें से कोई भी ले सकता हूं, कोई भी आ जाए, एक आ गया। अब वापस बचे कितने, 6, तो वापस कितनी चॉइस है, 6 5 4 3 2, यानी टोटल कितने केसेस बनेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 बन गया टोटल, ठीक है। एंड व्हाट इज फेवरेबल, फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल क्या होगा, देखिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो, राइट। तो आपको ऐसे डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने 3 केस बनाए, एक तो इन सबका सम 3 से डिविजिबल है, इन सबका सम 3 से डिविजिबल है, और इन सबका सम 3 से डिविजिबल है, आराम से देख लीजिए।
ठीक। तो इन सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो टोटल ये 6 डिजिट है, तो इनसे बनने वाले नंबर कितने होंगे 6 फैक्टोरियल। इसमें तो लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, इसमें लफड़ा है। इसमें लफड़ा क्या है, 0 आ गया। अब इसमें 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में 0 तो आ नहीं सकता, तो स्टार्टिंग वाले प्लेस के लिए चॉइस कितनी है 5। मान लो ये 1 आ गया, अब वापस कितने बचे, तो 5 4 3 2 और 1, यानी 5 फैक्टोरियल 5। क्लियर। तो 5 फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ठीक है। टोटल बनेंगे, टोटल तो बनेंगे ये, और फेवरेबल क्या बनेंगे, फेवरेबल बनेंगे 5 फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो ये फेवरेबल है, ये टोटल है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है फंक्शन दे रखा है ना, उसने बोला है फंक्शन कंटीन्यूअस है 0 पर। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है 0 पर तो आपको बताना है कि अल्फा क्या होगा, ठीक। वैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ढंग से बोली जाती है बोलना चाहिए था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा फंक्शन कैन बी कंटीन्यूअस एट 0, ऐसा बोलना चाहिए था, पर ठीक है चलिए इन्होंने ऐसा बोला है तो इट्स ओके। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कंटीन्यूअस 0 पर है तो आपको बताना है अल्फा क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर कंटीन्यूअस है 0 पर तो 0 पर वैल्यू 0 प्लस पे वैल्यू और 0 माइनस पे वैल्यू बराबर होगी। तो पहली बात तो ये तय है कि एफ ऑफ 0 है ना बराबर होगा बेटा एफ ऑफ 0 प्लस के बराबर होगा एफ ऑफ 0 माइनस के, ये बात तो तय है, ठीक है। अगर फंक्शन 0 पर कंटीन्यूअस है तो बराबर होगा। तो 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा अल्फा है, तो ये तो हमें पता ही थी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है और हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं 0 प्लस पर, राइट, 0 प्लस, ठीक है। 0 प्लस का मतलब अपन ने लिखी है, ये 0 प्लस हमने लिख लिया, ठीक है। 0 प्लस पर क्या होगा, 0 प्लस पर जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वहां पर x आ जाएगा, ठीक है ना। आप ग्राफ देख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ से आपको ये समझ में आएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि 0 से लेकर 1 में वो x होता है, तो 0 प्लस पर ये x होगा, ठीक है। तो 0 प्लस पे x होगा, तो जहां जहां दुनिया में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा था वहां पर x x x x लिखते जाइए, लिख लिया। अब क्या होगा देखिए, 0 पर अगर हम बात करें तो 0 पर इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इन दोनों को हटा दीजिए। तो 0 पर इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2 हो गया, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, दोनों हट गए। अब क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन एक तो ये बचा और क्वेश्चन ये बचा, केवल 2 बचे, बाकी सब हट गए, ठीक है। तो 0 पे इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 हट गए, दोनों बचे। अब बचा क्वेश्चन केवल इतना, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म में तो हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल, तो हमने एल हॉस्पिटल लगा दिया, हमने एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाना सबको आता है, एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। एल हॉस्पिटल लगाने के बाद हमने क्या करा, जैसे एल हॉस्पिटल लगाया तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आएगा, उस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। और 0 प्लस पे इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय √2, तो यहाँ कोई लड़ाई थी ही नहीं, यहाँ कोई लड़ाई थी नहीं, ये आपका आ गया पाई बाय √2, ठीक है। अब आ जाती है बात 0 माइनस की। देखिए ध्यान रखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है ये -1 से 0 में, तो ये लाइन जो होती है वो x+1 होती है, ये x+1 होती है। तो 0 प्लस पे पूछेगा तो x लिखना है, 0 माइनस पे पूछेगा तो 1 + x लिखना है, ठीक है ना। 0 प्लस पे x लिखना है, 0 माइनस पे 1 + x लिखना है, ठीक है। तो जब आप 0 माइनस निकालने जा रहे हैं तो 0 माइनस निकालते समय दुनिया में जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा वहां पर आपको 1 + x यूज करना है। क्या यूज करना है, 1 + x यूज करना है, राइट। तो दुनिया में जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वहां पर हम 1 + x यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1 + x यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 1 + x यूज किया, यहाँ पर भी 1 + x यूज किया, यहाँ पर भी 1 + x यूज किया, सारी दुनिया में हमने 1 + x यूज किया है। 1 + x यूज करने के बाद उसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए, ठीक। जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, cos इनवर्स 0 90 हो गया, cos इनवर्स 0 90, ये वाला पार्ट हटके 90 बन जाएगा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा आगे आ जाइए, नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे में 1 + x कॉमन आया होगा, 1 + x कॉमन आ गया, ये बचेगा। 0 पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये भी हट गया, है ना। ये वाला पार्ट हट गया, ये भी पाई बाय 2 हो गया, तो ये हटा पाई बाय 2, ये हटा 1 हो गया, बचा इतना सा क्वेश्चन, इतना सा पार्ट बच गया आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, आ गया। यहाँ तक आने के बाद इसमें से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ, पाई बाय 2 आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन x इंटू x+2 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये और 0 पर इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2 और पाई बाय 2 आ गई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पाई बाय 4 आ गई।
अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन अगर 0 पर कंटिन्यूस होता तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि राइट हैंड लिमिट तो आ रही है π/√2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है π/2, π/4। तो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, और जब ये फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब अल्फा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा एग्जिस्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है, ये बहुत ही लल्लू सवाल है, अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत देर बाद एक आसान क्वेश्चन आया। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पहले हमें कोशिश करनी होती है ट्राई टू मेक जीरोस, ये थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो हम ये जानते हैं कि मैथ्स में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया C1 में C1 प्लस C2 लगा दिया, देखिए क्या आएगा। तो जैसे ही हमने C1 प्लस C2 लगाया तो ये आपके पास बन जाएगा, बन गया। उसके बाद 2 0 बनाने होते हैं, तो मुझे दिख रहा है ना यार, अगर R1 में से मैं R2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर R1 में से मैं R2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 0 मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 0 मुझे दिख गए। बस अब आपको 2 0 बनने के बाद मेरे ख्याल से किसी को किसी की जरूरत होती नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। तो जैसे ही 2 0 बन गया आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड, ये माइनस, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, करेंगे ना, इसको छोड़ा, इसको छोड़ दीजिए, 10 माइनस 10 कर दीजिए एक्सपेंड, और माइनस आ गया है तो हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, बन गया। और एक फॉर्मूला मैथ्स में हम पढ़ाते ही हैं, a cos x प्लस माइनस b sin x, a cos x प्लस माइनस b sin x, इसका फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं। और हम ये बोलते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b²। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b²। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √5। कितनी हो गई? √5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है, पीएनसी का क्वेश्चन है पर ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कंसीडर रेक्टेंगल ABCD। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं भैया, ABCD बना लीजिए भैया, ये रेक्टेंगल बना रहा है आपसे। ठीक है, इस पर 5 पॉइंट हैं, इस पर कितने पॉइंट हैं? 7, मतलब AB पर कितने हैं? 5। अच्छा, BC पे कितने हैं? 6। ठीक है, और BC CD पे कितने हैं? 7, 4 5 6 7, और इस पे कितने हैं? 9। ठीक है, खत्म। बस आपको क्या करना है भाई, आपको ट्राइंगल बनाने से, ट्राइंगल की कैसे बनते हैं भाई, ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसमें से एक ले लूँ, इसमें से एक ले लूँ, इसमें से एक ले लूँ, खत्म, ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसका एक, इसका एक, इसका एक, प्लस इसका एक, इसका एक, इसका एक, प्लस इसका एक, इसका एक, इसका एक, प्लस इसका एक, इसका एक, इसका एक, ट्राइंगल बन जाएगा, खत्म। तो ट्राइंगल बन जाएंगे, तो बहुत सारे ट्राइंगल हमारे पास बन जाएंगे। तो ट्राइंगल कैसे बनेंगे? 5C1 6C1 7C1 प्लस 6C1 7C1 9C1 प्लस 7C1 9C1 5C1 प्लस 9C1 5C1 6C1। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो 6 7 7 ये 5 7 7 C, एक एक बार सब ये आते जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल, अब आप दूसरी वाली बात है, क्या बोला उसने? बीटा बी द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का कैसे बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनने का तरीका एक ही है कि इसमें से आप एक ले लें, इसमें से एक ले लें, इसमें से एक ले लें, इसमें से एक ले लें, सब में से एक एक ले लो। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेंगे? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनेंगे बेटा, इसमें से आप एक ले लो, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, खत्म। तो 5 में से एक, 6 में से एक, 7 में से एक, और 9 में से एक, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें से एक, इसमें से एक, तो चारों में से ले लेंगे, तो क्या होगा? देखिए 5C1 6C1 7C1, ये ओहो ये गलत लिख दिया है, 7C1 2 बार लिख दिया इन्होंने, ये गलती से आ गया बेटा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 5C1 6C1 7C1 9C1। ठीक है, 5 × 6 कितना होगा? 30 होगा। ठीक, और 30 × 63 आएगा ये ना, 9 × 7 70 कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आएगा 9 0 और 18। ठीक है ना, तो ये गलती से मिसप्रिंट, मतलब ये गलती से आ गया है, सब में से एक एक लेना है, 5C1 6C1 7C1 और 9C1। ठीक है, तो ये 18 19 आ जाएगा। ये बीटा है आपका, और बेटा ये अल्फा था आपका, है ना। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, तो बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा। तो आंसर आएगा 717। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन था, है ना, ये आसान है। लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y = x। देखिए, अगर मैं y² = 4x, मेरे पास एक पैराबोला है,
और ये y इक्वल टू एक्स है, इसकी इमेज लूँगा तो इमेज कैसे जाएगी भाई, y इक्वल टू एक्स का क्या मतलब होता है, अगर y इक्वल टू एक्स में हम किसी की इमेज लेते हैं तो x बिकम्स y एंड y बिकम्स x, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर इमेज लूँगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की अगर मैं इमेज लूँगा y इक्वल टू x में, तो y बिकम्स x एंड x बिकम्स y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है उसकी अगर इमेज लेंगे हम y इक्वल टू x में, तो दैट बिकम्स x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये तो बनेगा और क्या बनेगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बिकम्स x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि कैसे लेते हैं इमेज। तो y इक्वल टू x में जब हम इमेज लेते हैं तो y इक्वल टू x में इमेज लेने पर, किसी भी पॉइंट की इमेज लेने पर x बिकम्स y एंड y बिकम्स x, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये y इक्वल टू x है ना, तो अगर मुझे 1,2 की इमेज लेनी है बेटा इसमें, तो ये क्या बनेगी 2,1 बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x, राइट। तो इसी चक्कर में जब हम इमेज लेंगे तो पैराबोला जो है ये वाला पैराबोला ये बन जाएगा बस। और इस पर आपको इक्वेशन लिखनी है, किसकी इक्वेशन लिखनी है, 2,1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखना आती है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा x(x1) फिर 2y की जगह कितना आएगा y प्लस y1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), 2 और 2y की जगह आएगा y प्लस y1, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को भाई सीधे, क्योंकि दोनों तरफ साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, सीधा साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा है, देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये y है भैया ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, देखिए कैसे करा है। तो हमने फॉर्मूला लगाया दोनों तरफ, है ना, ठीक। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ साइन ले लिया, फिर मैंने ध्यान रखना पहले फॉर्मूला लगाया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या लगाया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लेते हैं x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, दोनों तरफ साइन इनवर्स थे, वो साइन इनवर्स हटाने के लिए हमने दोनों तरफ साइन ले लिया, क्या ले लिया, साइन। और मैथ्स कहती है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो दोनों तरफ पहले साइन इनवर्स, इधर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आने के बाद क्या करेंगे, ये आने के बाद आप एलसीएम लेंगे, तो ये मिलेगा भाई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, x कॉमन आ रहा है, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक एक्सप्रेशन ये बचेगा। अब ये एक्सप्रेशन जो आपको सॉल्व करना है स्क्वायरिंग करके, भाई देखो यहाँ पर जाके कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इसको सिर्फ स्क्वायरिंग करनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको x की 2 वैल्यू और मिलेंगी, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 यहाँ से मिला और 0 यहाँ से मिला, तो कुल मिलाकर कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 आएंगे। ओके देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। ये क्वेश्चन तो बहुत लल्लू था, ये भी क्वेश्चन लल्लू है बहुत, लेकिन लेंदी बहुत है, मतलब क्वेश्चन इतना लंबा है कि बस पूछो मत, ठीक है। देखिए आपके पास एक डिफरेंस, ये कर्व C1 है, यहाँ से कर्व C1 आएगा, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। नहीं आ गया, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से, कर दिया। अच्छा, y बाई एक्स को अपन v मान लेते हैं, लेट y बाई एक्स को अपन ने v माना, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया बेटा, vx आ गया, ठीक है। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, तो dy बाई dx आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, ये लीजिए सर, ठीक है। तो होमोजीनियस के अंदर ही हम करते हैं, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। y बाई एक्स को v मानेंगे, y इक्वल टू vx हो गया, dy बाई dx ही हो जाएगा। तो सब चीज़ें उठा के रखनी है आपको, ठीक है। तो dy बाई dx की जगह आप ये सब रखोगे और y बाई एक्स की जगह v रखोगे, तो रख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया है y इक्वल टू vx माना है, ठीक है ना। dy बाई dx की जगह मैंने ये रखा है और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा है, तो ये आ जाएगा, है ना। वही करा है अपन ने, क्या रखा है भाई, y अपॉन एक्स की जगह v रखा है, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। फिर v को उधर लेके गए, है ना, v को उधर ले गए, फिर एक तरफ सारे v इधर ले आए और सारे x इधर ले आए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको t मानेंगे, dt हो जाएगा, dt बाई t का ये आ जाएगा ln, ठीक है। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ गया और इंटीग्रेशन वाला पार्ट करने का फंक्शन ही आ जाएगा, आ गया। v की जगह वापस क्या रखेंगे, y बाई एक्स, है ना। v की जगह क्या रखेंगे, y बाई एक्स, ठीक है। v की जगह क्या रखेंगे, y बाई एक्स, तो ये फंक्शन निकल कर आ गया, ठीक। अच्छा, c निकालने के लिए उसने पता है क्या बोला है, c निकालने के लिए उसने बोला है
कि ये कर्व किससे पास हो रहा है, 1,1 से पास हो रहा है। अगर ये कर्व 1,1 से पास हो रहा है बेटा, तो आप इसको 1,1 से पास कर दो। जैसे आप इसको 1,1 से पास करोगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। जैसे आप 1 से पास करोगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू 2 आने का मतलब है x² + y² - 2x = 0। तो आप सोचो ये एक ही पार्ट सॉल्व हुआ है, ये तो केवल एक ही पार्ट सॉल्व किया भैया हमने। अब दूसरे पार्ट पर आ जाओ, ठीक है। अब वापस सेम इसी तरह का कर्व हमें दोबारा सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत पेनफुल एक्चुअली इस पेपर में, ये पेपर बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अब इसको दोबारा सॉल्व करूँ मैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना। यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, dy/dx की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है dy/dx, है ना। दूसरा वाला पार्ट जो है वो ये है, इसको भी x² से डिवाइड करिए, इसको भी x² से डिवाइड करिए, इसको भी x² से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। dy/dx की जगह क्या लिखेंगे, v + x dv/dx, dy/dx की जगह क्या लिखेंगे, v + x dv/dx, सेम, ठीक है। और y/x की जगह v लिखेंगे, लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने पिछला पार्ट सॉल्व किया है। और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक। तो आप सोचिए, सबसे पहली बात तो 2 इक्वेशंस हमने सॉल्व की हैं, और 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे ये 2 अलग अलग कर्व मिल चुके हैं। अब उसने पूछा क्या, इसके बाद भी नहीं रुका वो, अब उसने रिक्वायर्ड एरिया पूछा है। क्या पूछा है, एरिया। क्या पूछा है, देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व C1 एंड C2, दोनों से एनक्लोज एरिया पूछा उसने। तो चलिए दोनों से एनक्लोज एरिया निकालते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 है और 0,0 से पास होगा। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 है जो 0,0 से पास होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला तो सर्किल है जो 0,0 से पास होगा, जिसका सेंटर 1,0 है, ये बना हुआ है पिक्चर में। दूसरा वाला भी सर्किल है जो 0,0 से पास हो रहा है, इनका सेंटर 0,1 है। तो वो कैसे जाएगा बेटा, वो ऐसे जाएगा। समझ में आ गया। तो यही हमने बना रखा है, ये हमारी पिक्चर है, और दोनों कर्व एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे थे, दैट पॉइंट इज 1,1, ठीक है। ये अपन को एरिया निकालना था, ठीक। अब एरिया निकालेंगे कैसे, तो ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी बनी है। एरिया निकालेंगे कैसे, देखिए एरिया निकालने के लिए काम करते हैं, हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, डेफिनेटली सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री, तो ये एरिया और ये एरिया हम निकाल ले, हमें ये एरिया निकालना था। तो हम एक काम करते हैं, ये y = x लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, y = x लाइन है। तो यहाँ से अपन को ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, यहाँ से ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा हाफ, है ना। ट्राइंगल का एरिया कितना मिल जाएगा, हाफ माइनस, है ना। ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा हाफ माइनस कौन सा वाला एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया में से मुझे कौन सा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाला, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। हाफ में से कौन सा वाला सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, मुझे नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक y dx, 0 से लेकर 1 तक y dx, y यहाँ से निकाल लेंगे, 2x - x²। समझ में आ गया मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये तो दिख गया होगा कि बेटे y = x लाइन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया लिखा हाफ में से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाला, और नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करने का जो बचेगा वो ये एरिया आ जाएगा, और उसका ट्वाइस कर देंगे, उसका ट्वाइस कर देना, तो आपका नेट एरिया आ जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपका एरिया निकलेगा। तो वही हमने कैलकुलेशन यहाँ कर रखी है, ठीक है ना। सेम चीज़ मैंने यहाँ कर रखी है, इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा ये वाला, राइट। बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है भाई, उसने ए दे रखा है, उसने बी दे रखा है। सबसे पहले जो मैं इक्वेशन देखूंगा वो ये वाली इक्वेशन देखूंगा। दिख गई मुझे इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, इक्वेशन लिखी बेटा r क्रॉस a, ठीक है। अच्छा, b क्रॉस r को लिख सकते हैं -r क्रॉस b, इसको उधर ले जाऊंगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r क्रॉस a प्लस b = 0, ठीक है। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। बस इतना सा आपको करना था। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसको लिख सकते हैं r = λ a + b, और इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अननोन क्वांटिटी क्या है भाई, अननोन क्वांटिटी लैम्डा है, लैम्डा मुझे निकालना है। और लैम्डा निकालने के लिए भाई साहब उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक अल्फा निकालना है, एक लैम्डा निकालना है। तो एक रिजोल्यूशन आपने मुझे ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन मुझे आपने दे रखा है, खत्म। बस दो रिलेशन है और दो ही अननोन है, दोनों को यूज करूंगा, सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। तो आर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है ना। अब देखिए आर आ चुका है, ये आ गया ना। अब मैंने इसको, है ना, ये रिलेशन दे रखा था, ये वाला रिलेशन सबसे पहले इसमें यूज किया है ना, ये वाला रिलेशन नहीं, ये वाला इसमें यूज किया है ना, सबसे पहले इसमें यूज करता हूँ। तो इसमें मैंने यूज किया है, देखिए ये दे रखा है, आर की जगह मैं रखूंगा लैम्डा
ए प्लस बी, लैम्डा ए प्लस बी, ए प्लस बी ये रहा। तो आगे जाकर रखूंगा लैम्डा ए प्लस बी और उसका डॉट लेंगे। डॉट लेते ही मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ये वाली बन गई ना, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब फिर वापस जाऊंगा तो इस वाली इक्वेशन पे चलेंगे, है ना, ये दूसरी इक्वेशन है, दे रखिए ना, ये दूसरी इक्वेशन है। आर की जगह क्या रखूंगा, वापस लैम्डा ए प्लस बी रखूंगा। तो आर की जगह मैं लैम्डा ए प्लस बी रखूंगा, वापस यहाँ रखूंगा, तो यहाँ रखूंगा लैम्डा ए प्लस बी, वापस डॉट प्रोडक्ट लूंगा, डॉट प्रोडक्ट लेते ही दूसरी इक्वेशन ही बन गई। बननी थी तो दो इक्वेशन बन गई, दो ही अननोन है भाई। पहली इक्वेशन भी लैम्डा अल्फा में है, दूसरी इक्वेशन भी लैम्डा अल्फा में है। जब दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो भाई आर कितना हो गया, आर हो गया ए प्लस बी ओनली। भाई लैम्डा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आर कितना हो गया, ए प्लस बी। और अगर ए प्लस बी हो गया तो उसका मॉड निकालना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अल्फा 1 आ चुका है, तो अल्फा 1 आ चुका है, आर पता है, आर का मॉड हम निकाल लेंगे। तो आर मेरे पास ए प्लस बी आया, तो आपका क्वेश्चन था अल्फा प्लस मॉड आर का स्क्वायर, तो अल्फा तो बेटा 1 आया और मॉड आर आप निकाल लोगे, मॉड आर आएगा √14, उसका स्क्वायर 14, तो आंसर इज 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए उसने बोला कि px बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट सच दैट, इसका ये इंटीग्रेशन 1 दे रखा है, एंड px लिव्स रिमाइंडर 5 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 2। आप लोगों को बता दूं कि अगर हम किसी फंक्शन को, ये फंक्शन है, ठीक है, इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आएगा और कुछ करके रिमाइंडर आएगा, तो px किसके बराबर आएगा, ठीक है ना। तो px किसके बराबर आएगा, वो आएगा x - 2 इंटू qx प्लस rx के बराबर आएगा, आ गया ना, ठीक है। जब आप x की जगह 2 रखोगे तो x की जगह 2 रखने पर रिमाइंडर कितना दे रखा है उसने, 5। तो जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो p2 किसके बराबर होगा बेटा, 5 के। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है जो सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है p2 = 5, ठीक, कि जब आप px को x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हो गया p2, वो p2 किसके बराबर दे रखा है उसने, 5 के। क्लियर, अब आ जाइए। अब तो देखिए मैंने सेम चीज करी है, तो p2 = 5, px आपको पता था, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, p2 = 5, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2। जैसे ही 2 रखेंगे तो p2 = 5, पहली इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन के लिए आपने मुझे दिया है 0 से लेकर 1 तक px dx का इंटीग्रेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन के लिए आपने मुझे दिया है, तो हमने क्या करा, रख दिया भैया 0 से 1 तक px यहाँ रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, एक इक्वेशन और बन गई। तो पहली इक्वेशन बन चुकी थी, दूसरी इक्वेशन बन चुकी थी, दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट बी एंड सी, बी और सी निकल जाएगा, और बी और सी निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक रिमाइंडर थ्योरम का आइडिया होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द सर्कल, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द सर्कल लाई ऑन दिस कर्व, ठीक है, वो ये कह रहा है कि भैया इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसी पॉइंट पर, यही तो मतलब हुआ कि भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों कर्व उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या करते हैं, y² की वैल्यू किसके बराबर है, 3x² के। एक इक्वेशन क्या दे रखी थी, x² + y² = 4b दे रखी थी, और y² किसके इक्वल दे रखा था, 3x² के बराबर दे रखा था। तो y² की जगह 3x² यहाँ रखो, तो x² की वैल्यू b आएगी, x² की वैल्यू b आएगी, तो y² की वैल्यू 3b आएगी। ये लीजिए, हमने यही किया है ना, x² की वैल्यू b आ गई और y² की वैल्यू 3b आ गई। और ये जो पॉइंट हमने निकाला है इन दोनों को सॉल्व करके, ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, वो तो तीनों पे लाई कर रहा है भाई, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट निकाला है वो इस पे लाई करेगा। तो दुनिया में x² की जगह क्या रखेंगे, b, दुनिया में y² की जगह क्या रखेंगे, 3b, x² की जगह रखेंगे b और y² की जगह रखेंगे 3b, और उसको सॉल्व करेंगे। ये पूरी की पूरी इक्वेशन b में है, ये b से b कैंसिल हो गया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन b में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आएगी 12, ठीक है। b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बेटा, 12। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था, एक्चुअली b की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, b की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, लेकिन उसने जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू जो है वो 4 आएगी, तो 4 वाली रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि b > 4 है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या लेना था हमें, आंसर लेंगे 12, ठीक है। इस पर आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि ये अपने पास एक वो है, ओके,
ये कोई रिलेशन होगा यहाँ पर यू टाइप का कोई भी रिलेशन है, चाहे इसको नाम दे देते हैं, जो भी नाम दे रखा है उन्होंने, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो डिफाइंड कर रखा है, डिफाइंड इस तरह से कर रखा है, ये रिलेशन इस तरह से डिफाइंड कर रखा है कि अगर रिलेशन अप्लाई करते हैं तो AD इक्वल्स टू BC, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाइज दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर्ड पेयर 4,3 विद 4,3। तो आपसे पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि 4,3 के लिए अगर हम बात करें तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, राइट। मैं समझाता हूँ आपको, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने 4,3 के लिए बात की, तो A, B है और यहाँ पर मैंने 4,3 ले लिया, तो रिलेशन क्या बनेगा, AD इक्वल्स टू BC, है ना, AD इक्वल्स टू BC, तो रिलेशन क्या बनेगा 3A इक्वल्स टू 4B, ठीक है ना। यहाँ से अपन लिख सकते हैं A इक्वल्स टू या B इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3A/4, जैसा लिखना चाहें, या B इक्वल्स टू 3A/4 लिख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, या A इक्वल्स टू 4/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब एक सोचने वाली बात क्या है भाई, A जो है ना वो A इनमें से ही हो सकता है, B भी इन्हीं में से हो सकता है, तो A भी 2, 3, 4, 5 से लेके 30 तक हो सकता है, B भी 2, 3, 4, 5 से लेके 30 तक हो सकता है, A भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, B भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो आप सोचो ये रिलेशन अपने पास आया, तो B की वैल्यू में क्या ले सकता हूं भाई, B की वैल्यू में लेना चालू करूंगा भाई, मुझे ये टर्म इंटीजर आनी चाहिए, और ये टर्म इंटीजर तब आएगी जब B 3 का मल्टीपल होगा। अब B 3 का मल्टीपल होगा तो B क्या क्या हो सकता है, B हो सकता है 3, 6, 9, लास्ट में 30 तक हो सकता है, ये B की पॉसिबल वैल्यूज हैं। और जब हम B की वैल्यू रखेंगे तो A कितना आएगा, जब मैं B की वैल्यू 3 रखूंगा तो A कितना आएगा 4, फिर 6 रखूंगा तो ये आएगा 8, कितना आएगा 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा। ये A की पॉसिबल वैल्यूज हैं। A की अगली वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि 32 आएगा, 32 हमारे पास है नहीं, 36 आएगा, 36 हमारे पास है नहीं, क्लियर। तो हम यहाँ पर B रखेंगे, B 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 30 तक रखेंगे। जब रखते जाएंगे तो A की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पॉसिबल है, लेकिन आगे वाली पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें केवल 7 ही पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, A की जो मिलेंगी वो 7 वैल्यूज मिलेंगी, तो केवल हमें 7 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 7, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पेयर मैंने सामने बना रखे हैं, तो टोटल 7 ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे, टोटल 7 ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए इस पेपर में, और सारे क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं, कोई बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं आया। देखिए, लेट C बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द A एंड B। उसने बोला C A के भी परपेंडिकुलर है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, C B के भी परपेंडिकुलर है, तो C किसके पैरेलल हो गया, तो C पैरेलल हो गया बेटा A क्रॉस B के। ये हम पहले से समझा देते हैं हमेशा कि C अगर A के परपेंडिकुलर है, C B के परपेंडिकुलर, तो C किसके पैरेलल हो गया, C जो पैरेलल हो गया वो A क्रॉस B के पैरेलल हो गया। अगर C A क्रॉस B के पैरेलल हो गया तो C बराबर क्या लेके चलना है, लैम्डा A क्रॉस B। अगर आपको इतना आता है तो बस क्वेश्चन खत्म, बस अगर किसी बच्चे को इतना आता था फिर क्वेश्चन खत्म, क्लियर। देखिए करना क्या है, ओके। तो C हमने लिखा, ये तो छोड़िए, खैर बात, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने A क्रॉस B निकाल लिया है, चलो कोई बात नहीं, A क्रॉस B निकाल लो, वो तो बाद में भी निकालना पड़ता क्योंकि C बराबर है लैम्डा A क्रॉस B, तो ऑब्वियसली बात है A क्रॉस B तो मुझे निकालना था। तो A यहाँ पर पता है, B आपको पता है, तो A क्रॉस B निकालना आपको आता ही है। तो सबसे पहले हमने A क्रॉस B निकाला, वो A क्रॉस B मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, C हमने क्या डिफाइन किया भाई, लैम्डा A क्रॉस B डिफाइन किया ना, तो लैम्डा और A क्रॉस B आप निकाल कर आए हो, आए ना, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है बेटा कि ये चीज इक्वल्स टू 8 है, ये चीज इक्वल्स टू 8 है, ये दे रखी है उसने क्वेश्चन में कि ये चीज इक्वल्स टू 8 है। तो C आपका क्या है, लैम्डा A क्रॉस B, उसका डॉट लेंगे इसके साथ, तो वो 8 के बराबर है, तो लैम्डा निकल जाएगा। देखिए, तो C डॉट I प्लस J प्लस 3 के इक्वल्स टू 8 है, तो C की जगह तो मैं ये रखूंगा ना भाई, C की जगह तो मैं ये रखूंगा, तो C की जगह जब मैं यहाँ रखूंगा और उसका डॉट लूंगा तो मेरे पास लैम्डा निकल कर आ जाएगा 2, और लैम्डा आ गया तो C आ गया। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ C निकालना था, और जिस बच्चे ने C निकाल लिया तो उस क्वेश्चन के बाद उसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया C डॉट A क्रॉस B। C डॉट A क्रॉस B क्या होता है भैया, C डॉट A क्रॉस B होता है बॉक्स CAB, और बॉक्स CAB क्या होता है, बॉक्स CAB होता है डिटर्मिनेंट C के, फिर A के, फिर B के। बस, तो A और B पहले से पता था, C हमने निकाल लिया, तो CAB का बॉक्स क्या आ गया बेटा, तो CAB का बॉक्स आएगा, पहले C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6 - 4 और 2, फिर A के लिखेंगे और फिर B के लिखेंगे, इसके सॉल्व करने पे वैल्यू 28 आ रही है। कितनी आ रही है, 28, तो आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, लेट इन ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड AC एंड AB आर 12 and 5 इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30। आप हमेशा ध्यान रखो ट्राइंगल में
एक चीज़ हमेशा बच्चों को याद रखनी पड़ती है कि दो साइड्स हमें पता है ना। आप मुझे दो साइड दे रहे हो, ए बी दे रहे हो आप 12 और ए सी दे रहे हो आप मुझे 5, पर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया में लिख सकता हूँ ना, ट्रायंगल के एरिया क्या लिखूंगा, हाफ ए सी साइन थीटा, हाफ ए सी साइन थीटा, ये दोनों साइड्स बराबर। ये किसके बराबर दे रखा है, 30 के दे रखा है ना। तो क्या होगा भैया, ये 30 से 30 गया, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू 1 आते थीटा 90 आ गया भैया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस काम खत्म। अगर मुझे पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जब मुझे पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बस मेरा काम खत्म, ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल आराम से, ठीक है। राइट एंगल वैसे ही पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब इस ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लेंथ होती है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 2r के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2r के, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या लॉजिक है उसका। अरे ऑब्वियसली बात है, यह सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल है तो यहाँ पर सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है, तो ये लेंथ भी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आ रहा है, तो टोटल 2r होगा, ठीक। इसके अलावा एक फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं, r इक्वल्स टू s माइनस a tan a/2 स्मॉल r, बस। तो एंगल इन 90 डिग्री है ही, एंगल इन 90 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो एंगल ए की जगह 90 रखूंगा, तो ये बन जाएगा r इक्वल्स टू s माइनस a, आ गया r इक्वल्स टू s माइनस a। अच्छा, a के सामने वाला a होता है, a के सामने वाला a होता है, तो a किसके बराबर है, 2r के, a किसके बराबर है, 2r के, ठीक है। a के सामने वाला a होता है, तो a किसके बराबर है, 2r के, ठीक है ना। तो r बराबर s माइनस a किसके बराबर 2r के, तो 2r प्लस r बराबर s आ गया। और s हम लोग जानते हैं, s क्या होता है बेटा, s होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, तो s कितना आएगा बेटा, 15, कितना आएगा, 15, तो 15 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन सेकंड, if the variance of combined set of these two observations is 17/9, then the value of n क्या होगा। क्वेश्चन ये है, देखो क्या करेंगे। देखिए, मीन पता है, वेरिएंस पता है, तो हमें वेरिएंस का तो फॉर्मूला हम लिखना जानते ही हैं। देखिए, वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमें लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात उसने बोला है कि जो साइज है 10, इनका मीन 2 दे रखा है आपने, कितना दे रखा है, मीन 2 दे रखा है। तो मीन 2 देने का मतलब समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 10 2 दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 10 2 दे रखा है, यही तो होता है मीन। तो समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरी बात, अब आता है वेरिएंस, वेरिएंस दे रखा है 2, वेरिएंस कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, लगा रहा हूँ मैं, है ना, लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी इन्होंने, गड़बड़ क्या कर दी है, ये एक्स आई स्क्वायर होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन की जगह 10 आएगा, कितना साइज है 10, तो 10 माइनस एक्स बार कितना दे रखा है 2, मीन कितना दे रखा था 2, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स बार कितना होगा 2 का स्क्वायर, ये 2 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब आ जाइए ग्रुप 2 के लिए। जब ग्रुप 2 में जाएंगे तो सेम काम करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो साइज है वो n का है, तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। वहाँ पर n की जगह हम 10 ले रहे थे, n की जगह n लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फॉर ग्रुप 2 ये आ गया समेशन ऑफ y अपॉन n, ये किसके बराबर है 3 के, किसके बराबर है 3 के, मीन 3 के बराबर है। तो समेशन ऑफ y कितना आ गया बेटा 3n आ गया। फिर अपन वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेरिएंस वाला फॉर्मूला सेम, समेशन ऑफ y का स्क्वायर अपॉन n माइनस 3 का स्क्वायर, 3 क्या है इसका मीन, तो यहाँ से समेशन ऑफ y स्क्वायर आ गया। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, बेटा ये पता है आपको, बस आप उसका कंबाइंड वेरिएंस पूछा है उसने, क्या पूछा है, कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है। तो कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालेंगे, कंबाइंड वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो दोनों कंबाइंड निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 प्लस n, ठीक है, समझ में आ गया, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर ना अपॉन 10 प्लस n, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पूरे का होल स्क्वायर ना, पूरे का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये कंबाइंड हो गया बस, तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, ये कंबाइंड मीन हो जाएगा, कंबाइंड वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला ये लिखा है ना, ये तो सिंगल के लिए है, कंबाइंड चाहिए तो यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर स्लॉट साइज था 10 और n, तो ये 10 प्लस n आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n,
तो यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स आई प्लस समीशन ऑफ वाई आई अपॉन 10% का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अपन ने वहाँ लगा दिया। क्लियर, तो ये फॉर्मूला लगाया है, सारी वैल्यूज आपको पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, सबकी वैल्यूज रख दीजिएगा। सबकी वैल्यूज को रखने का सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है उसने 17/9, 17/9 दे रखा है, ये 17/9 दे रखा है, ठीक है ना, 17/9 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ओके, अगेन इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, वेरी लेंथी, पर इंटीजर टाइप में चलो मैं मान सकता हूँ कि मुझे 10 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 10 में से 5 भी आप देखेंगे तो इंटीजर में मैक्सिमम इंटीजर लेंथी है, जैसे ये बहुत लेंथी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने। देखिए करेंगे क्या, ये लिखा हुआ है, ये 1/2 है ना। आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, अगर यहाँ बेस की पावर में n लिखा हो ना तो ये ऐसे जाके 1/n बनता है, ये ना, ये 1 डिनोमिनेटर में जाता है, ये डिनोमिनेटर में जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को समझाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, तो भैया लिखा हुआ है a की पावर हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो ये बनेगा क्या, ये 1/2 लिखेंगे, 1/2, 1/2 कितना होता है, 2 हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 ये 2 हो जाएगा, खत्म, 1/2 ये 2 हो जाएगा, समझ आ गया। तो ये 1/2 ये 2 बन जाएगा। क्लियर, तो बेसिकली ये क्या होगा, हर चीज़ है ना, इसमें सब में क्या होगा, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ऐसे 11 आ जाएगा, तो सब में क्या होगा, सब में बेसिकली ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, और क्या बनेगा 2 + 3 + 6 प्लस ऐसे बन जाएगा, और ये डिफरेंस मेथड है। क्या है ये, डिफरेंस मेथड है। ठीक है, 2 + 3 + 6 + 11, ये डिफरेंस मेथड है। तो अगर आप डिफरेंस मेथड से इसका nth टर्म लिखेंगे, डिफरेंस मेथड से इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है, फर्स्ट टर्म लिखो, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो प्लस डिफरेंस लिखते जाओ, डिफरेंस कितना है 1 3 5 है ना, डिफरेंस लिखते जाओ 1 + 3 + 5 है ना। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है ये, फर्स्ट टर्म लिखो प्लस डिफरेंस लिखते जाओ, कितनी टर्म्स होंगी इसमें, n-1 टर्म्स। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + n-1 टर्म्स का सम हम निकालना जानते हैं, एपी से हम निकाल लेंगे, और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 2, तो 2 ऐड करने के बाद फाइनली जो आएगा वो ये निकल कर आएगा। आ गया, तो अल्टीमेटली अब मैंने SNX निकाल लिया। SNX क्या निकाला है मैंने, SNX निकाल लिया, एक तो log x तो है ही, और साथ में इसका हमने जनरल टर्म निकाल लिया, इसका जनरल टर्म कितना आ गया बेटा, ये आ गया, तो ये बन गया हमारा SNX, बन गया SNX। ठीक है, अब इसने 2 कंडीशन दी है, कौन कौन सी 2 कंडीशन दी है मैं आपको समझाता हूँ। एक बार तो उसने मुझे दिया है S24 यहाँ पर, एक बार S12 दिया है, 2 कंडीशन दिया है, एक तो S24 दिया है, तो एक बार तो मैं n की जगह 24 रखूंगा, n की जगह क्या रखूंगा 24, तो देखिए ये चीज़ का कोई रोल ही नहीं है n में, तो ये तो बाहर आ जाएगी, ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी। ठीक है, और r = 1 से लेकर n कितना हो गया 24, r = 1 से लेकर n कितना हो गया 24, तो ये चीज़ तो बाहर आ गई बेटा, ये तो बाहर आ गई, ये तो बाहर आ गई है ना, ये बाहर आ गई, ये चीज़ तो बाहर आ गई। और r = 1 से लेकर 24 का इसका समेशन निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इसका समेशन निकालना है। तो समेशन हमें r² का भी आता है, समेशन हमें r का भी आता है, समेशन हमें 3 का भी आता है। r² का समेशन हम सबको आता ही है, r² का समेशन कितना होता है, r × r + 1 2r+1/6। ठीक है, समेशन ऑफ r कितना होता है वो भी हमें आता है, r × r + 1/2, ये भी हमें आता है। ठीक है ना, तो सबके समेशन हमें आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो r² का समेशन भी हमें आता है, r का समेशन भी हमें आता है, और 3 का समेशन क्या होगा 3n, n टाइम्स करेंगे तो n, तो 3n हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबके समेशन आप निकालेंगे तो हमारे पास है ना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपने दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है 1093। ठीक है, चलिए, तो इसकी वैल्यू आपने दे रखी है 1093 है ना, इसका समेशन आप निकाल ही लेंगे, इस तरह से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4372। तो आप सोचिए ये 1093 है, 4372 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/4 आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई a की पावर 1/4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई a की पावर 1/4, x आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन आपने क्या दिया है, नेक्स्ट रिलेशन आपने मुझे दिया है S12, और यहाँ पर x की जगह 2x यूज़ किया है, तो क्या होगा देखो, पहली बात तो यहाँ पर तो 12 आएगा और x की जगह 2x आएगा, x की जगह 2x आएगा, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ x की जगह 2x आएगा और r = 1 से लेकर 12 हो जाएगा। देखना मैंने क्या किया, 12, एक तो r = 1 से लेकर 12 हो जाएगा और x की जगह 2x आ जाएगा। समीशन निकालने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले निकाला था, उसी तरीके से हम समीशन निकालेंगे, और इसकी वैल्यू 530 आएगी। ये ऑलरेडी दे रखा था और ये 530 आएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई। क्लियर, 2x हमारे पास ये आया और x हमारे पास पहले से था,
2x हमारे पास ये आया और x हमारे पास पहले से था, तो दोनों का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 2x मेरे पास ये आया, ठीक है। तो ये 2x आया तो 2 a की पावर 1/4 इक्वल्स टू a की पावर 1/2। दोनों तरफ पावर 4 ले लो, दोनों तरफ पावर 4 ले लो, तो 16a आ गया बराबर में a स्क्वायर आ गया, तो a की वैल्यू 16 आ जाएगी, a की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो अगेन इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि पेपर में किसी बच्चे ने इसको ट्राई मारा होगा, जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को ट्राई मारने की। अगेन इट्स वेरी लेंथी क्वेश्चन, जितनी चीज़ें हम दिखा रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं इसका समीशन निकालूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम जाएगा भाई, पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं ना। इसका समीशन निकालूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 24 तक, तो बहुत टाइम निकल जाएगा हमारा, और एक ही नहीं है, फिर अगला वाला भी तो निकालना है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था। आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इट्स ए क्वेश्चन, ये हमारी शीट में भी है क्वेश्चन, है ना, हम लोग क्लास नोट्स में भी कराते हैं, ये लोग मैक्सिमम लोग, हम लोग सब टीचर्स जब बाइनोमियल पढ़ाते हैं तो इसको हम क्लासेस में कराते हैं, राइट। देखिए मैं आपको एक पार्ट समझाता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। आपने मुझे बोला k इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, तो -1 की पावर k, है ना, nc k, और यहाँ आएगा 3/4 की पावर k। अब आप k की वैल्यू 0 रखो, है ना, k की वैल्यू 0 रखो, तो ये आएगा 1 आएगा, फिर k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा nc1 इंटू 3/4, फिर आप k की वैल्यू 2 रखो, k की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा nc2 3/4 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया, ये 1 क्या है, ये 1 nc0 तो है, तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया भाई 1 - 3/4 की पावर n का, यही तो फॉर्मूला होता है, देख लो आप आराम से एक्सपेंड करके, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, ऐसे चलता जाएगा, तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ इसी का तो फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया। आप वापस एक्सपेंड करोगे तो ये वापस आ जाएगा, क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या बना, 1 - 3/4 की पावर n, यानी ये बनेगा 1/4 की पावर n, ठीक है। सेम केस ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 1 - 7/8 की पावर n, यानी ये 1/8 बनेगा, ठीक है। ये 1 - 15/16 यानी 1/16 बनेगा, ये 1 - 31/32 यानी 1/32 बनेगा, ठीक है। तो इसी फंडे से सारे बनते जाएंगे, तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, अल्टीमेटली ये बन जाएगा, ध्यान रखना 1 माइनस कर करके निकाले हैं, ठीक है। जैसे 1 - 3/4 1/4, 1 - 7/8 1/8, 1 - 15/16 1/16, 1 - 31/32 1/32, ठीक है, और 1 - हाफ तो हाफ ही रहेगा, तो ये बन गया, बस खत्म। तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 4n, 2 की पावर 5n, और ये एक जीपी है, क्या है ये एक जीपी है, ठीक है। जीपी का हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, जीपी का हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, a कौन है, 1/2 की पावर n, 1 - r, आप तो r लिख ही सकते हो, r कितना है, r अपने पास है 1/2 की पावर n, r कितना है 1/2 की पावर n, ठीक है। तो 1 - r की पावर n, r n तो 5 है, अपॉन 1 - r, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, आगे तुलना, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 63a इक्वल्स टू 10, ओके। आपने तो केवल a निकाला है भाई, आपको 63a चाहिए, तो दोनों तरफ 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 63 आ गया, और 63a की वैल्यू ये आ गई, और यही वैल्यू, ये जो आपको दिख रही है ये वैल्यू है ना, 63 की जो वैल्यू है, तो इसमें 63/2 की पावर n - 1 तो मैंने अलग कर लिया, इसमें से 63/2 की पावर n - 1 तो अलग कर लिया, बचा क्या, ये पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है, 63a के बराबर है, और 63a किसके बराबर है, 63a बराबर है इसके, 63 बराबर है इसके, तो इसको बराबर कर देते हैं 1 - 1/2 की पावर 30 के, बस आप कंपेयर कर लो, और दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा n की वैल्यू 6 आएगी, n की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं जनरली क्लास में बोलता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि मुझे क्लास में बात बोलनी थी कि हम जो है जो कंपोजिट फंक्शंस पढ़ाते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोजिट फंक्शन जनरली हम देखते हैं कि सिलेबस में नहीं आते, जेईई मेन के अंदर तो नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है वो भी बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये भी आ गया, ठीक है। कैसे, देखिए, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है, ठीक है। हमें इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमें इसका g ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए g ऑफ एक्स लिखते कैसे हैं, g ऑफ एफ एक्स लिखेंगे बेटा ऐसे, x को हटाकर एफ एक्स लिखेंगे,
तो जहाँ जहाँ दुनिया में x आ रहा है वहाँ पर सब जगह fx आ जाएगा, जहाँ जहाँ दुनिया में x आ रहा है वहाँ पर fx आ जाएगा, ठीक है ना। तो g ऑफ x कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ दुनिया में x आ रहा है वहाँ पर fx आ जाएगा। देखो तो ये g ऑफ x लिखा है, दुनिया में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पर fx आ गया, ये आपका g ऑफ x आ गया। अब इसको अच्छे से समझना भाई, सारे लोग अच्छे से समझना। यहाँ तक आने के बाद अब मैं fx रखना चालू करूँगा, तो fx तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, fx मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये कंडीशन के लिए और एक ये कंडीशन के लिए, तो मैं दो बार रखूँगा, है ना। कैसे रखूँगा, दो बार तो यहाँ रखूँगा और दो बार यहाँ रखूँगा, 4 केस बनेंगे क्योंकि fx के दो केसेस हैं, fx के दो केसेस हैं, 2 बार यहाँ रखूँगा 2 बार यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx की जगह रखूँगा x प्लस ए, ये वाला केस रख रहा हूँ मैं, fx की रखूँगा बेटा x प्लस ए, ठीक है ना। fx की जगह रखूँगा x प्लस ए, तो x प्लस ए लेस देन 0 यहाँ रखूँगा, यहाँ भी रखूँगा fx की जगह x प्लस ए और यहाँ भी रखूँगा fx की जगह x प्लस ए, ठीक है। fx की रखा x प्लस ए लेस देन 0 और साथ में ये कंडीशन कब मिलेगी, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। दो बातें हो गई। यहाँ पर लिखा fx की जगह रखा x प्लस ए लेस देन 0 और ये कंडीशन मिलेगी कब, जब x लेस देन 0। इन दोनों का हम कॉमन लेंगे, फिर दूसरा पार्ट लिखेंगे, है ना। fx को दो बार लिखना है, एक बार तो fx की जगह x प्लस ए लिखना है और एक बार fx की जगह आपको मॉड x माइनस 1 लिखना है। क्या लिखना है, मॉड x माइनस 1, ठीक है। तो दूसरी बार अब क्या लिखूंगा, इस fx की जगह लिखूंगा मॉड x माइनस 1, इस fx की जगह लिखूंगा मॉड x माइनस 1, है ना। और साथ में कंडीशन क्या याद रखिए, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो पार्ट बन गए बेटा, ठीक है। इसी तरह से वापस आइए, यहाँ पर भी आपको fx की जगह दो बार रखना है। कितनी बार रखना है, दो बार रखना है। कौन कौन सी बार, वही चीज़ रखनी वही चीज़ है, पर रखना क्या क्या है, एक बार x प्लस ए रखेंगे, fx की जगह यहाँ पर x प्लस ए रखेंगे और एक बार fx की जगह मॉड x माइनस 1 रखेंगे। ये 4 हमारे केसेस बन गए, ठीक है। 4 केस में से क्या होगा, ये वाला जो केस आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1 लेस देन 0। मैथ्स कहती है कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बचे 3 केस, अब इसको देखते जाइए, ठीक है। ये वाला केस लिखा हुआ है x लेस देन माइनस ए और x लेस देन 0। मैं आपको बता दूं a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन में, नॉन नेगेटिव बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव बोला है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अच्छा x लेस देन माइनस ए और x लेस देन 0, तो कॉमन क्या हुआ, लेस देन माइनस ए। अरे ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर मेरे पास है ना a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x लेस देन 0 और x लेस देन माइनस ए में x लेस देन माइनस ए हमारा कॉमन आएगा, तो जो भी आएगा माइनस ए वॉट एवर, ठीक है। तो x लेस देन माइनस ए हमने लिख लिया। कहाँ गया भाई, ये आ गया, ये हमने आगे लिखा हुआ ना, ये रहा माइनस ए आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला पार्ट पर आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ओके, यहाँ पर थे हम, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x लेस देन 0। अब दोनों का कॉमन निकालना है, दोनों का कॉमन निकालना है, ठीक है। वो चीज़ कह रही है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए है, वो कह रहा है लेस देन 0 है, ठीक है। माइनस ए कुछ भी होगा, -1 -2 कुछ भी होगा, तो माइनस ए से तो बड़ा और 0 से छोटा, माइनस ए से तो बड़ा और 0 से छोटा, तो ये लिखा है हमने, माइनस ए से तो बड़ा और 0 से छोटा, माइनस ए से बड़ा और 0 से छोटा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाइए। ये वाला जो केस है, ये वाला देखिए, ये वाला मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमेशा है। तो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमेशा है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, और अगर ये फंक्शन डिफाइंड हो गया और आप बोल रहे हो कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है तो पहली बात ये माइनस ए पर कंटिन्यूस होगा। अगर ये माइनस ए पर कंटिन्यूस होगा तो माइनस ए पर इसकी वैल्यू और माइनस ए पर इसकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो माइनस ए पर कंटिन्यूस है तो माइनस ए पर इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो ऊपर वाले में माइनस ए रखेंगे तो ऊपर वाले में माइनस ए रखने पर 1 आएगा, नीचे वाले में माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए प्लस ए खत्म, ये 1 प्लस बी आएगा, तो बी की वैल्यू 0 आ रही है, क्लियर। अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट बात आती है 0 पर, है ना। 0 पर देख लेते हैं, ये 0 है, ये भी 0 बेटा, तो 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 0 पे इसकी वैल्यू आएगी a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी, है ना। 0 पे इसकी वैल्यू आएगी a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 रखो यहाँ पर, 0 माइनस 1 का मॉड 1, 1 माइनस 1 0, b आएगी, ठीक है। तो b से b कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 1 आएगी। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 0 है, तो आंसर कितना आएगा, a प्लस b इक्वल्स टू 1, ठीक है। आंसर आएगा a प्लस b इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 3D में सबसे ज़्यादा फेमस जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि अगर आपसे को पूछा जाता है द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इस प्लेन की मेजर पैरेलल टू द लाइन, है ना। इस तरह क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं यार। देखो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये 1 - 2 और 3, इससे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल निकालनी है, ये लाइन है हमारे पास। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे भैया, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं,
ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो इसके पैरेलल है, ठीक। तो पॉइंट पता है और चूंकि लाइन के पैरेलल है तो लाइन के पैरेलल के dr पता है, लेकिन इसमें एक लफड़ा था जो ध्यान नहीं दिया लोगों ने। ये x - 1/3 है बेटा, ये 2 - y था तो उसको y - 2 लिखना था पहली बात तो। बस ये मैक्सिमम लोगों ने गलत करा होगा जो मैं सोचता हूँ, ध्यान दिया होगा तो ठीक है। x - 1/3 y - 2/-1 z + 3/1, तो लाइन के पैरेलल के dr ये आएंगे, लाइन के पैरेलल के dr ये आएंगे, ठीक है। तो भैया पॉइंट पता है और लाइन के पैरेलल के dr पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैं pm की इक्वेशन लिख लेता हूँ। हमने pm की इक्वेशन लिख ली ना, तो pm की इक्वेशन हमने लिख ली और इस पर जनरल पॉइंट निकालने के लिए इसको लैम्डा माना, तो इस पर एक m पॉइंट, इसको q बोल देते हैं। चलिए q बोला है तो मैं इसको q ही बोल देता हूँ, ठीक। तो ये जनरल पॉइंट आ जाएगा इस लाइन पर। जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, लैम्डा मान का, तो लैम्डा मान के पॉइंट आ गया और ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पर। तो प्लेन की इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, रख दिया। तो प्लेन की इक्वेशन में रखते ही मेरे पास ये इक्वेशन आएगी लैम्डा = -1/n। वो काम आपका है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही लैम्डा मेरा -1/m आया, जैसे ही लैम्डा मेरा -1/m आया तो क्या मेरा क्यू पॉइंट निकल गया, यस। क्या मेरा क्यू पॉइंट निकल गया, यस। क्या मेरा क्यू पॉइंट निकल गया, यस। तो लैम्डा की वैल्यू -1/m रखते ही क्यू पॉइंट मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। पूरा का पूरा क्यू पॉइंट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ m। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू उठा के रखी तो क्यू पॉइंट मेरा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या बोला भाई, मेरे को p पहले से पता था, q मैं इन टर्म्स ऑफ m निकाल चुका हूँ, तो p मुझे पहले से पता था, q मैंने इन टर्म्स ऑफ m निकाल लिया और pq आपने मुझे दे रखा है, तो बस काम खत्म। pq आपने मुझे दे रखा है, q मेरे पास था, p मेरे पास था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको √7/2 के इक्वल करूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m मिल जाएगा। क्या मिलेगा, m। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल कर आएगी m² = 4, तो मॉड m की वैल्यू पूछी थी उन्होंने 2 आएगी, ठीक। अगेन इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन ठीक है लेकिन लेंदी है। नेक्स्ट, ये सबसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, बस छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। हाँ, इंटीजर टाइप में उन्होंने इस बात का ध्यान तो रखा है कम से कम कि 5 बहुत भारी दिए हैं तो 2-3 तो उन्होंने आसान भी दिए हैं। जैसे सेकंड एसओटी वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ठीक है। फर्स्ट वाला जो था इंटीजर वो भी आसान सा था, है ना। तो है ना, और देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक थे, मतलब ठीक। अब इस पर ये आ जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स जीपी में है। 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो शर्त क्या होती है भाई, अगर 3 नंबर जीपी में है तो शर्त होती है b² = ac। तो ये कंडीशन आपको लगानी थी। और 3 नंबर अगर एपी में है तो शर्त क्या होती है भाई, शर्त होती है 2b = a + c। तो इन कंडीशंस का आपको यूज़ करना था, क्लियर। तो अगर ये तीनों जीपी में है तो b² = ac, तो इसी कंडीशन का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये तीनों जीपी में है, जब तीनों जीपी में है तो शर्त लगाऊंगा a² = b/16, क्लियर। और 3 नंबर्स अगर एपी में है तो एपी वाली शर्त लगाऊंगा 2b = a + c, तो वो शर्त लगाई मैंने, तो ये आ गया। बस कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से आ गया तो b जो है, देखो b की जगह 16a², b की जगह 16a² उठा के यहाँ रखना था, b की जगह 16a² उठा के यहाँ रखना था। बस b की जगह 16a² जो है, सॉरी, b की जगह 16a² जो है आपको उठा के यहाँ पर रखना था, राइट, ठीक है ना। तो b की जगह आपको 16a², देखिए, तो b की जगह आपने 16a² उठा के रखा बराबर 1/a + 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से a और b मिल जाएंगे, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। और क्या है, a और b तो निकालना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्वाड्रेटिक है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, a और b मिल जाएगा। तो a मिलेगा और ये मिलेगा, ये रिजेक्ट कर दिया हमने, ठीक। तो a आ जाएगा 1/12, a आ जाएगा तो b आ जाएगा, b आ गया, a आ गया, तो आपसे पूछा है क्या, 72a + b, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। उसमें ए और बी हमने ध्यान रखना, ए और बी पॉजिटिव दे रखे थे इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया है, ये बात ध्यान रखना, कल को आपको लगेगी क्यों रिजेक्ट कर दिया, है ना। चलिए अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भैया उसने बोला कि x आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और उसने ये भी बोला है, कंडीशन कहाँ गई है इसमें, यस, कंडीशन देखनी थी, a = x भी बोला है उसने, ठीक है। तो a = x भी बोला है, तो a तो हमें पता ही है a1 a2 है ना। x कितना है, x है 1/√3, 1 - 1, ठीक है, 1 और k, और b कितना है, b कितना है, b है b1 b2, समझ में आ गया। तो a = x भी है, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 इक्वेशंस बन जाएंगी आपकी, कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी, 2, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी, मल्टीप्लाई करा, कंपेयर कर लिया, एक इक्वेशन ये बन गई,
ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करा, ये लीजिए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, स्क्वायर करा, ये बन गई, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच गए होंगे। दुनिया में कैसा भी स्टूडेंट हो, कितना ही बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्टूडेंट हो वो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही लेगा भाई। मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना था, कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। दोनों को क्या करा, ऐड कर दिया, दोनों के इक्वेशंस को ऐड करा हमने। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आने के बाद उसने क्या बोला, देखिए हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। भाई ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये चीज़ आपको गिवन थी, ये चीज़ गिवन थी, और ये इक्वेशन मेरी आई है ना, ये इक्वेशन मेरी आई है बेटा। तो ये क्वेश्चन तो मेरी आई है और ये चीज़ आपने गिवन दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो इसकी जगह ना ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ रख दी है ना, इस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर की जगह यहाँ पर मैंने क्या रख दिया बेटा, ये रख दिया, चलो रख दिया, यहाँ तक रख दिया। तो क्या बचेगा, 2/3 b1 स्क्वायर, 2/3 b1 स्क्वायर तो विदा हो जाएंगे, 2/3 b1 स्क्वायर, 2/3 b1 स्क्वायर तो विदा हो जाएंगे, तो 2/3 b2 स्क्वायर बचेगा। और क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा, और ये बचेगा, बच गया, ठीक है। जब हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है बेसिकली, कंपेयर करने पर k स्क्वायर प्लस 1/3 2/3 के बराबर है, ठीक है। b2 स्क्वायर वाली टर्म को b2 स्क्वायर वाली टर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू +-1 आएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर b1 b2 की टर्म देखें तो b1 b2 की कोई टर्म ही नहीं है उधर साइड, तो b1 b2 की टर्म इधर तो है नहीं, उधर तो टर्म है, ठीक है। तो b1 b2 की टर्म कंपेयर करेंगे तो k-1 = 0 आएगा, ठीक है। तो b2 स्क्वायर की टर्म को b2 स्क्वायर से कंपेयर करिए और b1 b2 की टर्म को b1 b2 से कंपेयर करिए, तो k की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू +-1 आ गई, ठीक है। दोनों का कॉमन k क्या आएगा, कॉमन k आएगा 1, दोनों कॉमन k कितना आएगा 1, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इतना लेंदी है पर फिर भी ये आसान नहीं था क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट अगेन ये वाला क्वेश्चन हम इतने सालों से क्लास में करा रहे हैं, है ना, तो शायद उन्हें पता चल गया था हम क्लास में करा रहे हैं, तो उन्होंने नया ऐड करके दे दिया, इसमें प्लस ये वाला पार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा बना दिया भाई लोगों ने, है ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो सब सारी दुनिया करती है, इतने सालों से कर ही रही थी, पर इसमें ये ऐड करके उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। देखिए क्या करेंगे, देखिए हमने 2 पार्ट बनाए, एक पार्ट ये बनाया, ये पार्ट अलग अलग कर लिए, दोनों पार्ट हमने अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद देखिए ऊपर से और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो, ऊपर से और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो, ऊपर से नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बना दो, ये बन जाएगा। तो इस वाले पार्ट को तो मैंने I1 बोल दिया, इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला I1, और इस वाले पार्ट को क्या बोला मैंने I2 बोल दिया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में तो कुछ करना नहीं था, इसको टी मान लो आप। जैसे ही आप टी मानोगे ना, ये पूरी की पूरी दुनिया यहाँ से चली जाएगी, जैसे ही आप टी मानोगे, इसको टी मानोगे, पूरी दुनिया चली गई यहाँ से, तो dt/t बन जाएगा ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, dt/t का ln t, काम खत्म, I1 खत्म। I1 में कोई लफड़ा था ही नहीं, लफड़ा था I2 वाले पार्ट में। I2 वाले पार्ट में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला जो 1 था, ऊपर वाले 1 को I2 पर आ जाइए, इसको ना ये जो दिख रहा था इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इस 2 को क्या लिखा हमने, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ गया। तो हमने क्या करा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर वाले 2 को हमने लिख लिया, उसके बाद अलग अलग करा, क्या करा अलग अलग, कैसे करेंगे अलग अलग, तो ये पार्ट अपॉन ये पार्ट माइनस ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, तो अलग कर लिया। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाता है जब हम इंडेफिनिट पढ़ाते हैं। तो इंडेफिनिट के अंदर हम एक फॉर्म पढ़ाते हैं, ये वाली स्पेसिफिक, कौन सी वाली फॉर्म पढ़ाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 और नीचे x की पावर 4 प्लस माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्म हम स्पेसिफिक पढ़ाते हैं और उसमें बोलते भी हैं कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लो, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर देखो क्या बन रहा है। अगर 1 + 1/x स्क्वायर बन रहा है, अगर 1 + 1/x स्क्वायर बन रहा है तो नीचे x - 1/x बनाना है, नीचे क्या बनाना है, x - 1/x बनाना है। और अगर ऊपर 1 - 1/x स्क्वायर बन रहा है तो नीचे x + 1/x बनाना है, प्लस। तो ऊपर अगर 1 + बन रहा है तो x - 1/x बनाना है, 1 - बन रहा है तो नीचे x + 1/x बनाना है। तो यहाँ पर x - 1/x को t मानेंगे, यहाँ पर x + 1/x को v मानेंगे, तो u और v मानेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल, ठीक है। बस मेन जो है ना क्लिक, मैं आपको बताऊँ मेन जो पार्ट है ना वो क्लिक नहीं करता, कि ये जो पार्ट है ना ये वाला एकदम से क्लिक नहीं करेगा पेपर में कि यार बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाए, वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी एक बार फील आने के बाद तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, पर कितना लेंदी है आप सोचो यार, कि पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, उसके बाद ये वाला पार्ट वापस सॉल्व करो, ठीक है। ये आया, इसके 2 पार्ट अलग अलग सॉल्व किया आपने, है ना, इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा,
है ना। फिर ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये v स्क्वायर प्लस 1, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/√5 tan इनवर्स, है ना, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। फिर हम u की वैल्यू वापस रखेंगे, हम v की वैल्यू वापस रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा I2 आया है, तो I बराबर आएगा I1 प्लस I2, I बराबर आएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और ये जो पूरा इंटीग्रेशन आया, उस पूरे इंटीग्रेशन को आप कंपेयर करेंगे इससे, किससे करेंगे कंपेयर बेटा, इस पूरे इंटीग्रेशन को कंपेयर करेंगे इससे, इस पूरे इंटीग्रेशन को कंपेयर करेंगे इससे, समझ आ गया। तो पूरा इंटीग्रेशन जो आपने सॉल्व किया इतना लंबा चौड़ा है ना, इतना लंबा चौड़ा, देखो आप कहाँ पहुंचे, आप यहाँ पहुंचे हो, ठीक है। इसको आप कंपेयर करोगे, अल्फा देखोगे, बीटा देखोगे, गामा देखोगे, डेल्टा देखोगे, है ना, जो भी इसने पूछा है वो सब आप देखोगे। अल्फा बेटा गामा है, ये इन्होंने गलती से ये गामा है, बस। तो आपसे जो पूछा है ये इन्होंने पूछा था, इन सारी ये गामा है भाई, ये गामा है, तो ये गामा, तो जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा कंपेयर करके, और उसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा, उठा के रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, ठीक। अगेन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक। मैं एक्चुअली कैलकुलेशन तो आप लोग सब कर ही लेंगे भाई, ये सब आने के बाद कंपेयर करना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि पहला क्लिक क्या था, पहला क्लिक कि हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट दुनिया में हम लोग हर साल कराते हैं, बच्चों को पहले से भी आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, बोर्ड में भी है क्वेश्चन। इसमें एकदम से ये वाला पार्ट क्लिक नहीं करता, बस दिक्कत ये थी इसमें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये हमारे पास 10th वाला इंटीजर था, 9th इज़ वेरी गुड, 10th अगेन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। 8th नॉर्मल था, है ना। 7th अगेन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। 5th भी ठीक ठाक है, मतलब आप ठीक अच्छी बाइनल पढ़ के जाएंगे तो। 4th अगेन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड जिसको स्टैटिस्टिक्स आता है लेंथी है, लेकिन सेकंड आसान था और फर्स्ट आसान है इसका, ठीक। तो अगर इंटीजर टाइप की मैं बात करूँ ना, ओवरऑल अगर मेरे पास 10 इंटीजर थे, तो 10 इंटीजर में से इन्होंने जो इंटीजर टाइप दिए हैं, है ना, तो आप देखेंगे तो मतलब 2 या 3 इंटीजर उन्होंने ऐसे दिए हैं जो ठीक ठाक हैं, बाकी ऑल इंटीजर्स आर लेंथी, सारे इंटीजर्स आप देखेंगे तो सब लेंथी हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से जो 16 का पेपर था, इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर एंड इट वाज अ वेरी टफ पेपर। मैं जेईई मेन के हिसाब से बात करूँ तो उन्होंने क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस डाला है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि टफनेस डाली है पेपर के अंदर, ठीक। तो ये पेपर केवल वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो। अगर आप सोचो कि मैं बोर्ड के बेसिस पे चला जाऊँ तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो होपफुली जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप शायद मुझे लगता है कि आपको उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जो लोग अभी भी जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आगने वाले जो टेस्ट की तैयारी है उसमें अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी का लेवल थोड़ा अच्छा रखना है, PYQs करते जाइए, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करें, जितने क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं 2020 में, 2019 में, 2018 में, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते जाइए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू। तो मेरी तरफ से मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।